वह सच्चा दिल खोजने के लिए गरीब होने का नाटक करता था, लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं था तब केवल उसी ने उससे प्यार किया। क्या आपने कभी एक साहसी वेशभूषा और सच्चे प्यार की शर्त के कारण पूरी जिंदगी बदलते हुए देखी है? खैर, ठीक ऐसा ही जयगढ़ के छोटे से शहर में हुआ, जहां सार से ज्यादा दिखावे की कीमत थी और हर अमीर परिवार ऐसे नकाब पहने हुए था जिसे वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सितंबर की एक गर्म दोपहर को युवराज वीर सिंह नामक एक युवा ठाकुर ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो किसी रईस ने पहले कभी नहीं किया था। अपनी पदवी को त्यागना, गरीब मजदूर के फटे कपड़े पहनना और यह पता लगाना कि क्या कोई उससे उस इंसान के लिए प्यार कर सकता है जो वह था, न कि उस दौलत के लिए जो उसके पास थी। उस धूप वाली सुबह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक युवराज और अपने ही परिवार द्वारा अस्वीकृत एक युवती मिलने वाले थे, और वह मुलाकात न केवल उनके भाग्य को बदल देगी बल्कि सम्मानित हवेलियों के पीछे छिपी क्रूरता को भी उजागर करेगी। जबकि समाज पैसे और पद से आंकता था, वीर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हितों की दुनिया में सच्चा प्यार अभी भी मौजूद है, और परी अपने ही घर में अदृश्य होकर जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। उस परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था जिसे उसे प्यार करना चाहिए था, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि वह विनम्र तबेला ही वह शुरुआत होगा, वह जगह जहां सच्चाई और झूठ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे जब तक कि दिल यह प्रकट नहीं कर देता कि वास्तव में क्या मायने रखता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि युवराज की वेशभूषा और एक अस्वीकृत आत्मा के बीच इस अप्रत्याशित मुलाकात ने सब कुछ हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। आज की कहानी जारी रखने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। युग प्रेम और रोमांस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे यहां पाकर बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस कहानी को सुनने और इस रोमांचक यात्रा के हर अध्याय में मेरा साथ देने का फैसला किया है। मैं आपके सभी स्नेह, हर प्यारे कमेंट, हर लाइक और इस विशेष साथ के लिए तहे दिल से आभारी हूं जो आप मुझे देते हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से यह कहानी सुन रहे हैं। मुझे कल्पना करना बहुत पसंद है कि आप वहां दूसरी तरफ किसी खास जगह पर इस कहानी को शांति से सुन रहे हैं और हर भावना को मेरे साथ महसूस कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए सब कुछ मायने रखती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और हमारी कोई भी कहानी मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें। जयगढ़ पर सूरज की रोशनी तेज थी, जो जमींदार ठाकुर के हवेली के चारों ओर के हरे भरे खेतों को रोशन कर रही थी। दोपहर की गहरी चुप्पी केवल पक्षियों के गीत और दूर से किसी के जमीन पर काम करने की आवाज से बाधित हो रही थी, लेकिन वह स्पष्ट शांति रहस्यों, क्रूरताओं और एक ऐसी मुलाकात को छिपा रही थी जो होने वाली थी और जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तुमने सब गलत रोपा परी, सब गलत। ठाकुरायन गायत्री देवी की चीख एक नुकीली छुरी की तरह बगीचे में गूंज उठी। पत्थर की दीवार के दूसरी तरफ, जो बेलों से ढकी थी, एक आदमी उस गुस्से भरी आवाज को सुनकर तुरंत रुक गया। उसने सादे और घिसे पिटे कपड़े पहने थे, धूल से सना हुआ बेज रंग का सूती कुर्ता, पैबंद लगी धोती और कीचड़ से स्ने पुराने जूते। वह कुछ मिनट पहले ही मिट्टी के रास्ते से ऐसे आया था और गेट पर दस्तक देने ही वाला था जब चीखों ने उसे संशय में डाल दिया। वह पेड़ों की छाया में छिपकर दीवार से सट गया और पत्थरों के बीच एक दरार से देखने लगा। पन्ना हरे रंग की साड़ी पहने एक महिला जमीन पर घुटने टेके बैठी एक युवती को गुस्से से इशारा कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि दाहिनी तरफ रोपना, बाईं तरफ नहीं, गायत्री ने गुस्से से चिल्लाते हुए नए रोपे गए गेंदे के फूलों की ओर इशारा किया। युवराज, आज दोपहर आ रहे हैं। रिया और कविता को प्रभावित करने के लिए सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। स्लेटी रंग की सलवार पहने, मिट्टी से स्नेह हाथों वाली और समर्पण के संकेत में झुके हुए चेहरे वाली युवती ने कुछ अनसुना सा बुदबुदाया। क्या तुम सोचती नहीं हो परी? अब सब कुछ फिर से रोपो और फिर रसोई में जाकर नौकरों की मदद करो। दीवार के पीछे के आदमी ने माथे पर बल डाला। वह महिला उस युवती के साथ किसी साधारण दासी की तरह व्यवहार कर रही थी, बिना दया के उस पर चिल्ला रही थी। कितनी क्रूर ठाकुरायन है, उसने बढ़ते आक्रोश के साथ सोचा। लेकिन तभी वह शब्द आया जिसने उसे सन्न कर दिया। तुम्हारी बहनें घंटों से तैयारी कर रही हैं, गायत्री चिल्लाती रही। बाद में कुछ ढंग का पहन लेना, यह नौकरानी वाले कपड़े नहीं। अगर युवराज आते हैं और तुम्हें ऐसे देखते हैं तो यह इस परिवार के लिए शर्म की बात होगी। बहनें, आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सदमे से उसकी हरी आंखें बड़ी हो गईं। वह दुर्व्यवहार की शिकार युवती नौकरानी नहीं थी, वह घर की बेटी थी। और वह क्रूर महिला उसकी मां थी, एक मां जो अपनी ही बेटी को नौकरानी की तरह व्यवहार कर रही थी,
बिना दया के सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित कर रही थी। अपमान और उस युवती के लिए करुणा से उसका दिल सिकुड़ गया, जो अभी भी घुटने टेके सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर रही थी। आदमी चुपचाप दीवार से हट गया और हवेली के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। उसने अपने कंधे पर कपड़े के थैले को समायोजित किया, अपने बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। उसने मजबूती से लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और गंभीर और सम्मानजनक आवाज में पुकारा, घर के मालिक से बात करने की अनुमति। गायत्री आवाज सुनकर अचानक मुड़ी, चिढ़कर भौहें सिकोड़ी। परी भी व्यवधान से हैरान होकर सिर उठाई। गायत्री ने ठंडेपन से पूछा, आप कौन हैं और आप यहां क्या चाहते हैं? उसने ठंडेपन से पूछा, उस फटेहाल अजनबी को ऊपर से नीचे तक आंकते हुए। आदमी ने सम्मानपूर्वक झुककर समर्पण के संकेत में अपनी आंखें नीचे रखीं। शुभ संध्या ठाकुरैन, मेरा नाम गोपाल है, उसने विनम्रता से कहा। मैं दूर से आया हूं, एक ईमानदार काम की तलाश में। मैंने गांव में सुना कि ठाकुर की संपत्ति सम्मानित है और मैं अपनी सेवाएं देने आया हूं। गायत्री ने अपनी बाहें छाती पर बांध लीं, अपने चेहरे को और भी कठोर कर लिया। उसने रूखेपन से जवाब दिया, हमारे पास मजदूरों को रखने के लिए पैसे नहीं हैं। हम मुश्किल से उन कुछ कर्मचारियों को भुगतान कर पाते हैं जो अभी भी बचे हैं। आदमी विनम्र लेकिन आग्रहपूर्ण स्वर बनाए रखते हुए तेजी से एक कदम आगे बढ़ा। मुझे पैसे नहीं चाहिए ठाकुरैन, मैं केवल छत और भोजन के बदले में काम करूंगा। गायत्री ने अपने होंठ काटे, हिचकिचाते हुए। घिसे पिटे कुर्ते के नीचे आदमी के चौड़े कंधों और मजबूत बाहों को आंक रही थी। इससे पहले कि वह जवाब देती, परी ने धीरे से उसके बगल में बात की। माँ, पिताजी हफ्तों से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें घोड़ों की देखभाल के लिए तुरंत किसी की जरूरत है। उसकी आवाज सौम्य और व्यावहारिक थी। युवराज की आज दोपहर की यात्रा से पहले घोड़ियों के खुरों को ट्रिम करना होगा। गायत्री ने अपनी बेटी और फिर अजनबी को देखा, जल्दी से गणना करते हुए कि अगर वह पैसे नहीं लेता है और उन्हें मदद की जरूरत है। अंत में उसने अधीरता से आह भरी, ठीक है, तुम्हें पहले मेरे पति जमींदार ठाकुर रंजीत सिंह से बात करनी होगी। वह इन चीजों का फैसला करते हैं। वह कठोर नजरों से परी की ओर मुड़ी। उसे अभी पुस्तकालय ले जाओ ताकि वह अपने पिता से बात कर सके। परी ने गेट खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। आइए श्री गोपाल, उसने धीमी आवाज में कहा। वे चुपचाप बगीचे से होकर गुजरे और फिर एक गलियारे से एक गहरे ओक के दरवाजे तक पहुंचे। परी ने धीरे से दस्तक दी। पिताजी, क्या कोई है यहां? रंजीत सिंह की सूखी और अधीर आवाज अंदर से आई। अंदर आओ। उसने दरवाजा खोला, जिससे 60 के दशक का एक पतला आदमी एक डेस्क के पीछे बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कागजात से ढका हुआ था। रंजीत सिंह ने रुकावट से चिढ़ को छिपाए बिना संक्षेप में ऊपर देखा। उन्होंने रूखेपन से पूछा, क्या है? कोई अभिवादन या शिष्टाचार नहीं। परी ने अपनी आवाज सौम्य रखी। यह गोपाल है पिताजी, यह छत और भोजन के बदले में काम की तलाश में है। माँ ने कहा कि वह आपसे बात करे क्योंकि हमें घोड़ों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। रंजीत सिंह ने ठंडी और गणनात्मक निगाह से आदमी को केवल कुछ सेकंड के लिए आंका। क्या तुम घोड़ों की देखभाल करना जानते हो? अगर जानते हो तो यह काम तुम्हारा है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे पूछा। हाँ मालिक, आदमी ने जवाब दिया। रंजीत सिंह ने विचलित होकर सिर हिलाया, पहले ही अपना ध्यान अपने सामने के कागजात पर वापस कर दिया। परी, मेरे लिए अभी कॉफी लाओ, उन्होंने अपनी बेटी को बिना देखे आदेश दिया। बाद में उसे पीछे का तबेला दिखाओ और उसे काम समझा दो। उन्होंने कठोर अभिव्यक्ति के साथ संक्षेप में अजनबी को देखा। भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, केवल छत और भोजन। अगर यह तुम्हारे लिए काम करता है तो आज ही शुरू करो। और हाथ के एक कठोर इशारे के साथ उन्होंने कुछ और कहे बिना उन्हें बर्खास्त कर दिया, जैसे कि वे अब मौजूद ही नहीं थे। खातों की जांच करने लगे। परी आदमी को चुपचाप पुस्तकालय से बाहर ले गई। वह पहले अपने पिता द्वारा मांगी गई कॉफी लेने रसोई गई और जल्दी से एक ट्रे के साथ वापस आई। उसने अकेले ही लाइब्रेरी में जाकर कॉफी परोसी, जबकि वह गलियारे में इंतजार कर रहा था। कुछ पल बाद वह दरवाजा धीरे से बंद करके बाहर निकली और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे संपत्ति के पीछे से होते हुए सुगंधित संतरों के पेड़ों के पास से गुजरे और लाल लकड़ी के अस्तबलों तक पहुंचे। तबेला वहां पीछे है, उसने इशारा करते हुए बताया। अंदर साफ भूसा और बगल में पानी का पंप है। घोड़े यहां अस्तबलों में हैं। वह एक पल के लिए रुकी, अपने होंठ काटते हुए। आपका स्वागत है श्री गोपाल। परी जल्दी से घर वापस चली गई। आदमी वहीं खड़ा रहा, उसे दूर जाते हुए देखता रहा। फिर वह तबेले तक गया और अंदर चला गया। यह चौड़ा था, कोनों में सुनहरे भूसे के ढेर थे
और छत पर गहरे लकड़ी के शाहतीर थे। एक छोटी खिड़की थी जिससे मुख्य घर के पीछे का दृश्य दिखाई देता था। उसने एक कोने में थैला रखा, भूसे पर बैठ गया और अंत में अपने कंधों को आराम करने दिया। उसने एक लंबे पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जो कुछ उसने अभी देखा था उसके बारे में सोचा, उस मां की क्रूरता, उस पिता का ठंडापन, जवान परी की शांत अच्छाई। फिर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि यह याद रखने का समय था कि वह वास्तव में कौन था। उसका नाम गोपाल नहीं था, वह युवराज वीर सिंह था, जयगढ़ का शासक, विशाल भूमि का स्वामी और पूरे क्षेत्र के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक। वह 28 साल का था और वह थक चुका था। अपने पद और दौलत को चाहने वाली अमीर महिलाओं से, अपनी बेटियों को शांत नीलामी में माल की तरह बेचने वाले पिताओं से बहुत थक चुका था। उसकी मां राजमाता देवयानी उसे सालों से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन संपत्ति का हर औपचारिक दौरा वही खाली तमाशा था। गुड़िया की तरह सजी महिलाएं, चापलूसी करने वाले पिता, संपत्ति और वंश के बारे में बातचीत। कोई भी शाही ताज के पीछे के असली आदमी को नहीं देखता था। तभी वीर को एक साहसी विचार आया, आधिकारिक यात्राओं से पहले एक गरीब मजदूर के वेश में इन परिवारों से मिलना, ताकि जब वे एक अमीर रईस को प्रभावित करने का नाटक न कर रहे हों तब उनके असली चेहरे देख सके। उसकी मां ने सोचा कि वह पागल है, लेकिन उसने अंत में स्वीकार कर लिया। वह भी खाली और लालची रईसों से तंग आ चुकी थी। वीर ने अगले कुछ हफ्तों में युवराज के रूप में कई संपत्तियों के आधिकारिक दौरे की योजना बनाई थी और ठाकुर परिवार पहला था। लेकिन औपचारिक यात्रा से पहले वह गोपाल के रूप में दिनों पहले आएगा, यह देखने के लिए कि जब वे एक अमीर रईस को प्रभावित करने का नाटक नहीं कर रहे हों तब वे वास्तव में कौन थे। उस दोपहर परिवारों को एक सूचना मिलेगी। युवराज वीर सिंह बुखार के कारण अस्वस्थ थे और उस दोपहर के लिए निर्धारित यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वह ठाकुर परिवार को बिना नकाब के देखना चाहता था और जो कुछ उसने अब तक देखा था वह पहले ही बहुत कुछ प्रकट कर चुका था। क्रूरता, पाखंड और एक दयालु युवती जिसे उसके अपने परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। परी तेजी से बड़े घर में वापस गई। दूरी पर अपनी मां की निगाह का बोझ अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वह सीधे बगीचे में गई और फिर से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। गेंदे के फूलों के हर पौधे को ठीक उसी तरह दाहिनी तरफ फिर से लगा रही थी जैसा कि गायत्री ने मांगा था। उसके हाथ तेजी और सटीकता से काम कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति के स्वचालित हरकतें जिसने बिना सवाल किए जीवन भर आदेशों का पालन किया था। दोपहर का सूरज स्लेटी कपड़े के पतलेपन के बावजूद उसकी पीठ को सता रहा था और पसीना उसके माथे पर छोटी बूंदों में बनने लगा था। जब वह आखिरकार खत्म कर चुकी तो उसने मिट्टी से सने हुए अपने एप्रन पर अपने हाथ साफ किए और एक थकी हुई आह के साथ खड़ी हुई। उसने अब पूरी तरह से संरेखित गेंदे के फूलों को देखा और दुख की एक चुभन महसूस की। उस घर में फूल भी वहां नहीं उग सकते थे जहां वह चाहती थी। वह बगल के दरवाजे से अंदर गई और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अटारी में अपने छोटे से कमरे में गई जो उसकी बहनों के विशाल कमरों से दूर था। कमरा साधारण और तंग था, जिसमें एक फीकी कंबल से ढका एक संकरा बिस्तर, टूटे हुए दर्पण वाली एक पुरानी दराजों की अलमारी और एक छोटी खिड़की थी जिससे मुश्किल से रोशनी अंदर आती थी। बिस्तर पर 2 कपड़े थे जो रिया और कविता ने सालों पहले फैशन बदलने पर फेंक दिए थे। एक भूरा रंग का था जो पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, जिसमें बगल में पीले धब्बे थे जो कभी पूरी तरह से नहीं गए। दूसरा कई हरा था जिसका किनारा उधड़ा हुआ था और चोली पर दिखाई देने वाले पैबंद थे। परी ने भूरे रंग का सलवार लिया जो दोनों में से कम खराब था। फिर उसने स्नान किया और धीरे धीरे कपड़े पहनने लगी। वास्तव में वह इसे ऐसे ही पसंद करती थी। पुराने कपड़े, अंधेरे कोने, अदृश्यता, हर चीज के केंद्र में होने, लगातार देखे जाने और आंके जाने से यह बेहतर था। जब वह अपने पतले शरीर पर घिसा हुआ कपड़ा समायोजित कर रही थी, परी ने टूटे हुए दर्पण में खुद को देखा और उस प्रतिबिंब को देखा जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बिना चमक वाले भूरे बाल, एक साधारण चोटी में बंधे हुए, बिना रंग की पीली त्वचा, कम सोने वाले और अधिक काम करने वाले की थकी हुई आंखें। उसमें रिया जैसी आकर्षक सुंदरता नहीं थी, उसके सुनहरे घुंघराले बाल, न ही कविता जैसी गणनात्मक भव्यता। उसकी गहरी और भेदी आंखें। परी साधारण थी, फीकी थी, भूलने योग्य थी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि क्यों। उसकी मां गायत्री उसे 19 साल पहले दुनिया में लाते समय लगभग मर गई थी। गर्भावस्था शुरू से ही जटिल थी और जब आखिरकार समय आया तो गायत्री को इतना खून बहा कि डॉक्टरों को लगा कि वह बच नहीं पाएगी।
लेकिन वह बच गई और उसने अपनी बेटी को उसे लगभग मारने के लिए कभी माफ नहीं किया। वह शांत नफरत हर निगाह, हर कठोर शब्द, हर ठंडे आदेश में समाई हुई थी। परी जमींदार रंजीत सिंह और गायत्री के 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। रिया 24 साल की, सबसे बड़ी, घमंडी और महत्वाकांक्षी थी। बचपन से ही नृत्य और शाही खिताबों का सपना देखती थी। विक्रम 22 साल का, एकमात्र बेटा, घमंडी और आलसी था। जुए और शराब में परिवार का पैसा बर्बाद करता था, जबकि वह अपने पिता को व्यवसाय में मदद करने का नाटक करता था। कविता 20 साल की, शायद उन सब में सबसे क्रूर थी, जिसकी जीभ तेज थी और कमजोरों को अपमानित करने में मजा आता था। और फिर परी थी, अवांछित, जिसने मां को लगभग मार डाला, जिसका महत्वपूर्ण बातचीत की मेज पर कोई स्थान नहीं था। वह खाना बनाती थी, प्रेस करती थी, साफ करती थी, बगीचे की देखभाल करती थी। वह सब कुछ करती थी जो नौकर नहीं कर पाते थे, और वह उस नफरत को पूरी तरह से जानती थी जो उसकी मां उससे महसूस करती थी। यह हर बर्फीली निगाह, हर कठोर आदेश में लिखा था। उसके पिता रंजीत सिंह बेहतर नहीं थे। वह पिछले 5 वर्षों में कर्ज में डूब गए थे। उन जमीनों में खराब निवेश कर रहे थे जिनसे उत्पादन नहीं होता था, और भयानक ब्याज वाले कर्ज ले रहे थे। अब हताश और आसन्न दिवालियापन को स्वीकार करने के लिए बहुत घमंडी, उनके पास उद्धार की एक ही योजना थी, रिया या कविता की शादी किसी अमीर ठाकुर से करना, जो एक सुंदर और अच्छे वंश की पत्नी के बदले में सभी कर्ज चुका दे। परी कभी भी उन योजनाओं में शामिल नहीं थी। वह परिवार की वैवाहिक रणनीतियों में अदृश्य थी, और ईमानदारी से कहूं तो वह इसे ऐसे ही पसंद करती थी। किसी अजनबी को मवेशी की तरह बेचे जाने का विचार उसे अकेलेपन से ज्यादा डराता था। उसने खुद को तैयार करना समाप्त किया, अपने बालों को एक तंग चोटी में बांधा और नीचे पहली मंजिल पर गई, जहां वह जानती थी कि परिवार पहले से ही बैठक कक्ष में तैयारी कर रहा होगा। जब वह पुराने फर्नीचर और भारी फीके लाल मखमल के पर्दों से सजे विशाल कमरे में दाखिल हुई, तो रिया और कविता पहले से ही वहां अपने नए कपड़ों में शानदार दिख रही थीं। रिया ने सुनहरे कढ़ाई वाली नीले रेशम की साड़ी पहनी थी, जिससे उसके सफेद कंधे और मोतियों की कंघी से सजे सुनहरे घुंघराले बाल दिखाई दे रहे थे। कविता भी उतनी ही शानदार थी। फुली हुई आस्तीन वाली गहरे गुलाबी रंग की साड़ी और घेरे से संभली हुई एक विशाल स्कर्ट। उसके काले बाल उसके कंधों पर नाटकीय लहरों में खुले थे। जब परी अपनी फीकी और घिसी हुई भूरी सलवार में अंदर आई, तो दोनों बहनों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और क्रूर तेज हंसी में फूट पड़ी। देखो कविता, रिया ने हाथी दांत के पंखे से परी की ओर इशारा किया। हमारी छोटी बहन युवराज का स्वागत करने के लिए तैयार है। कविता ने अपने दस्ताने वाले हाथ से अपना मुंह ढंक लिया, दुर्भावनापूर्ण हंसी को छिपाने का नाटक करते हुए। परी, यह किस वर्ष का होगा? 1870। वह एक जहरीली मुस्कान के साथ रिया की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि युवराज इस चिकने बालों और नौकरानी के कपड़े में उस पर ध्यान देंगे? रिया ने नाटकीय ढंग से सिर हिलाया। असंभव। कोई भी असली आदमी, और युवराज तो बिल्कुल नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखेगा, खासकर इस भीगी हुई चूहे जैसी दिखने वाली को। दोनों जोर से हंसे, और परी ने अपमान की गर्मी से जलते हुए, अपने गालों को महसूस करते हुए अपनी आंखें नीचे कर लीं। वह इसकी आदी थी, लेकिन फिर भी दर्द होता था। वह कमरे के एक विनीत कोने में बैठ गई, किताबों की अलमारी के पास छाया में, जहां वह हमेशा महत्वपूर्ण यात्राओं के दौरान रहती थी, मौजूद, लेकिन एक महत्वहीन फर्नीचर की तरह अदृश्य। गायत्री थोड़ी देर बाद अंदर आई, अपनी पन्ना हरी साड़ी को समायोजित करते हुए, और उसने परी की ओर देखा भी नहीं। परिवार घंटों तक कमरे में इंतजार करता रहा, तनावग्रस्त और उत्सुक। रंजीत सिंह हर 5 मिनट में अपनी जेब घड़ी को देखते हुए इधर उधर घूम रहे थे। हवा चिंता और एक बहुत तेज इत्र से भरी हुई थी, लेकिन युवराज नहीं आए। जब सूरज डूबने लगा और सुनहरी दोपहर की रोशनी बैंगनी गोधूली में बदल गई, तो अंत में प्रवेश द्वार पर घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। रंजीत सिंह खिड़की की ओर दौड़े, लेकिन युवराज का रथ नहीं, बल्कि केवल नीले और चांदी के कपड़े पहने एक संदेशवाहक को देखकर उनका चेहरा उतर गया। आदमी ने एक सीलबंद लिफाफा सौंपा और तेजी से चला गया। रंजीत सिंह ने कांपते हाथों से पत्र खोला और बढ़ती निराशा से भरी आवाज में जोर से पढ़ा। उनकी उत्कृष्टता, जयगढ़ के युवराज वीर सिंह को यह सूचित करते हुए खेद है कि वह अचानक बुखार के कारण अस्वस्थ हैं और आज के लिए निर्धारित यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। वह जल्द ही एक नई सूचना भेजेंगे। जो चुप्पी छाई वह बहरा कर देने वाली थी और पिघले हुए शीशे की तरह भारी थी। तभी रंजीत सिंह ने पत्र को कसकर सिकोड़ते हुए और जमीन पर फेंकते हुए विस्फोट किया। लानत है,
हम बर्बाद हो गए। उसने घबराहट से अपनी आंखें घुमाते हुए अपने भूरे बालों पर हाथ फेरा। साहूकार अगले हफ्ते भुगतान की मांग करने आएंगे। हमारे पास उसका आधा भी नहीं है। यह हमारा एकमात्र मौका था। गायत्री स्पष्ट रूप से पीली पड़ गई। अपना हाथ अपनी छाती पर ऐसे रखा जैसे वह सांस नहीं ले पा रही हो। ठाकुर किसी और तारीख को आएंगे, वह निश्चित रूप से आएंगे। वह केवल बीमार हैं, यह अस्थायी है। रिया नाटकीय ढंग से रोने लगी। क्रोध के आंसू बह रहे थे और उसके ध्यान से लगाए गए मेकअप को बर्बाद कर रहे थे। मैंने खुद को तैयार करने में घंटों लगाए। हमने इन कपड़ों पर एक भाग्य खर्च किया। वह कैसे नहीं आने की हिम्मत करते हैं। कविता अपना पंखा इतनी जोर से भींच रही थी कि सलाखें चरमरा उठीं। निश्चित रूप से उन्होंने पता लगा लिया कि हम बर्बाद हो गए हैं और उन्होंने यह हास्यास्पद बहाना बनाया। बदलती आवाजों का कोलाहल कमरे में भर गया। रंजीत सिंह आखिरकार परी की ओर मुड़े, जो कोने में स्थिर खड़ी थी, लगभग सभी द्वारा भूली हुई थी। तुम रसोई में जाओ और तुरंत रात का खाना तैयार करो, उन्होंने रूखेपन से आदेश दिया। परी ने एक छोटा सा झुककर तेजी से खड़ी हुई। जी पिताजी। वह बाहर निकल ही रही थी जब गायत्री ने उसे बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पुकारा, परी रुको। युवती दरवाजे पर रुकी और मुड़ी। उस तबेले वाले आदमी को एक रोटी ले जाओ, उसके लिए केवल एक सूखी रोटी और कुछ नहीं। उसे आभारी होना चाहिए कि उसे वह मिल रहा है। परी थोड़ा सा माथे पर बल डालते हुए हिचकिचाई, लेकिन मां, हमने उसे उसके काम के बदले में उचित भोजन देने का वादा किया था। गायत्री ने उसे एक कड़क नजर से रोक दिया। एक रोटी ले जाओ और बस उसे आभारी होना चाहिए कि उसके सिर पर छत है। अब जाओ। परी ने चुपचाप सिर हिलाया और भारी दिल से कमरे से बाहर निकल गई। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वीर उसी पल बैठक कक्ष की खिड़की के दूसरी तरफ था। वह बगल की दीवार की छाया में छिपा हुआ था। उसने हर शब्द सुना था। कर्ज के बारे में चीखें, रंजीत सिंह की हताशा, गायत्री का केवल रोटी देने का क्रूर आदेश। वीर ने नियंत्रित क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह सुनकर कि वह परिवार उसके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वह एक कुत्ते से भी कम हो। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह परी की सौम्य आवाज थी, जो समझौते का बचाव करने की कोशिश कर रही थी, अपनी मां को किए गए वादे की याद दिला रही थी। जब उसने घर के अंदर कदमों की आवाज दूर होते सुनी तो वीर चुपचाप पीछे हट गया और तेजी से तबेले की ओर चला गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे किसी के उसकी अनुपस्थिति को नोटिस करने से पहले पहुंचना था। वह तबेले में दाखिल हुआ और सीधे जुड़े हुए अस्तबलों में गया, जहां उसने उपेक्षित घोड़ों की देखभाल शुरू कर दी। कुल मिलाकर 9 थे, 5 घोजियां, 3 घोड़े और एक युवा बछेड़ा। वे सभी बहुत पतले थे। उनके फीके फर के नीचे पसलियां दिखाई दे रही थीं और देखभाल की कमी के कारण उनके खुर फटे हुए थे, लेकिन वे शुद्ध नस्ल के जानवर थे। गंदगी और उपेक्षा की परत के नीचे सुंदर थे। वीर के अपने ठाकुर की संपत्ति पर 50 घोड़े थे। वह उनमें से हर एक को परिवार की तरह पुकारता था। उन 9 शाही जानवरों को इतनी लापरवाही से व्यवहार होते देखना उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। क्या बर्बादी है, उसने बुदबुदाया जब उसने एक भूरे रंग की घोड़ी के उलझे हुए अयाल को धीरे से कंघी की, जो उसे उदास और अविश्वास भरी आंखों से देख रही थी। वे इससे कहीं ज्यादा लायक हैं। उसने देखभाल और स्नेह से काम किया, हर जानवर को साफ किया, खिलाया और धीमी आवाज में बात की, जैसा वह हमेशा करता था। रात पूरी तरह से छा गई और पूर्णिमा छोटी खिड़की से तबेले को रोशन कर रही थी जब वीर ने आखिरकार नरम कदमों को पास आते सुना। लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और परी अंदर आई, एक साफ कपड़े से ढकी एक ट्रे लिए हुए। वह वही घिसा हुआ भूरा सलवार पहने हुए थी, लेकिन अब उसके भूरे बाल खुले थे। उसके कंधों और पीठ पर उसकी कमर तक प्राकृतिक लहरों में गिर रहे थे। उसके पास मौजूद तेल के दीपक की हल्की रोशनी उसके नाजुक चेहरे को रोशन कर रही थी, और पहली बार वीर ने उसकी छिपी हुई सुंदरता को वास्तव में देखा। यह उसकी बहनों की आकर्षक और कृत्रिम सुंदरता नहीं थी, बल्कि कुछ गहरा और सच्चा था। उसकी अंबर रंग की आंखें दयालुता से चमक रही थीं और उसके हरकतों में एक प्राकृतिक ग्रेस थी, यहां तक कि फटेहाल कपड़े पहने हुए भी। वीर को अपनी छाती में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। परी ने ट्रे को लकड़ी के बक्से पर रखा और कपड़े को हटा दिया, जिससे एक सूखी और दयनीय रोटी नहीं बल्कि एक प्रचुर और उदार प्लेट प्रकट हुई। अभी भी भाप निकलती हुई भुनी हुई सब्जी, सुनहरे आलू, पकी हुई गाजर, ताजा रोटी का एक बड़ा टुकड़ा और यहां तक कि साफ पानी का एक घड़ा। खुशबू अद्भुत थी। वीर ने आश्चर्य से प्लेट और फिर उसे देखा। कुमारी परी, उसने शुरू किया। वह पास के भूसे के ढेर पर बैठ गई, अपने घिसे हुए सलवार को अपने पैरों के चारों ओर समायोजित करते हुए
मैं आपके खाने खत्म होने का इंतजार करूंगी ताकि प्लेट वापस ले जा सकूं। श्री गोपाल, उसने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ यह देखें कि मैं उसके आदेश से ज्यादा लाई हूं। वीर हिचकिचाया, फिर प्लेट ली और वह भी बैठ गया। मैंने अनजाने में कमरे में बातचीत सुनी। उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया, आपकी माँ ने केवल सूखी रोटी लाने के लिए कहा था। परी ने एक छोटी दुखद मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें दयालु बनी रहीं। चिंता न करें श्री गोपाल, जब तक आप यहां काम कर रहे हैं मैं हमेशा आपके लिए उचित भोजन लाऊंगी। यह उचित है। उसने अपनी खुद की कठोर हाथों को देखा जो उसकी गोद में आराम कर रहे थे। कृपया मेरे माता पिता की बातों को माफ करें। वे कर्ज और वित्तीय समस्याओं के कारण बहुत दबाव में हैं। यह क्रूरता का बहाना नहीं है, मैं जानती हूं, लेकिन यह उनकी वास्तविकता है। उसकी आवाज में एक आश्चर्यजनक परिपक्वता थी, मानव स्वभाव की गहरी समझ जो उसकी जवानी के साथ मेल नहीं खाती थी। वीर ने धीरे धीरे खाते हुए उसे देखा, दीपक की हल्की रोशनी में उसके चेहरे के हर विवरण का अध्ययन किया, और उस पल में वहां विनम्र तबेले में भूसे और घोड़ों की गंध से घिरा हुआ उसने कुछ ऐसा सोचना शुरू कर दिया जो उसने सालों से सोचने की हिम्मत नहीं की थी। शायद, केवल शायद, वह युवती बाकी सबसे अलग थी। उस रात रंजीत सिंह गायत्री के साथ पुस्तकालय में थे। वह अभी भी दिन वाली पन्ना हरी साड़ी पहने हुए थी, लेकिन अब उसके झुके हुए कंधे थकान और निराशा को उजागर कर रहे थे। रंजीत, हमें बात करनी होगी, उसने तनाव भरी आवाज में कहा। डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठते हुए युवराज ने रद्द कर दिया। हमें नहीं पता कि वह कब आएंगे, और सेठ बलराम अगले हफ्ते ही भुगतान की मांग कर रहे हैं। रंजीत सिंह ने अपने थके हुए चेहरे पर हाथ फेरा। उनके आंखें असंभव संख्याओं की गणना करते करते लाल हो गई थीं, जो उनके सामने बिखरे कागजात पर थीं। मेरे पास और पैसे नहीं हैं गायत्री, उन्होंने हताशा से टूटी आवाज में बुदबुदाया। सेठ बलराम इंतजार करने वाला आदमी नहीं है। उसने पहले ही 3 नोटिस भेज दिए हैं। अगर हम अगले हफ्ते भुगतान नहीं करते हैं तो वह जो कुछ भी चाहता है ले लेगा और प्रतिशोध होगा। गायत्री ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबा लिया। उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। वह मोटा, शराबी, असभ्य बूढ़ा आदमी। उसने जहर के साथ थूका, रंजीत, तुमने उससे पैसे क्यों मांगे? क्षेत्र के सभी साहूकारों में से यह ठीक सेठ बलराम ही होना था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब कोई उसे बकाया होता है तो वह कोई मोहलत नहीं देता। वह निर्दयी है। रंजीत सिंह ने मुट्ठी से मेज पर मारा, जिससे दीपक कांप उठा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। किसी भी बैंक ने हमें और कर्ज नहीं दिया। वह एकमात्र था जिसने स्वीकार किया, और अब हम फंस गए हैं। उस भारी चुप्पी ने लंबे समय तक पुस्तकालय को भर दिया। कोने में पेंडुलम घड़ी की टिक टिक से ही टूट रही थी। रंजीत सिंह असंभव खातों को घूर रहे थे। दर्दनाक एकाग्रता में माथे पर बल पड़ गए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, एक अभिव्यक्ति के साथ जो हताशा और ठंडी गणना को मिला रही थी। मैं सोच रहा था, तुम जानती हो, उन्होंने धीमी आवाज में हिचकिचाहट के साथ शुरू किया, एक लड़की को भेंट करने के बारे में। गायत्री ने अपनी आंखें खोल दी। तुरंत समझ गई कि वह क्या सुझाव दे रहा था। क्या सेठ बलराम को? उसने अविश्वसनीयता से पूछा। उसकी आवाज एक सप्तक ऊपर चली गई। क्या तुम पागल हो गए हो रंजीत? मैं अपनी बेटियों की शादी उस घिनौने आदमी से नहीं करने जा रही हूं। वह घोड़े की तरह पीता है और महिलाओं को संपत्ति की तरह व्यवहार करता है। वे युवा और अमीर ठाकुरों के लायक हैं। नहीं, वह घिनौना सुअर। रंजीत सिंह आगे झुक गए। उनकी कठोर आंखें हताश दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। और परी? सवाल पुस्तकालय की चुप्पी में एक पत्थर की तरह गिर गया। गायत्री अपनी खुली जुबान के साथ स्थिर हो गई। परी, उसने धीरे से दोहराया। नाम उसके होठों पर अजीब लग रहा था। रंजीत सिंह ने अपने हाथों से इशारा करते हुए सिर हिलाया। इस बारे में अच्छी तरह से सोचो गायत्री। परी अपनी राय नहीं देगी। वह कभी किसी चीज पर राय नहीं देती। हम तय करते हैं और वह हमेशा की तरह मानती है। कर्ज बहुत बड़ा है और सेठ बलराम निश्चित रूप से भुगतान के रूप में एक ठाकुर बेटी का हाथ स्वीकार करेगा। उसने हमेशा हमारी बेटियों को रुचि से देखा है। उसकी आवाज में घृणा थी, लेकिन एक क्रूर व्यावहारिकता भी थी। गायत्री भयानक प्रस्ताव को संसाधित करते हुए चुप रही। फिर धीरे धीरे उसके रंगे हुए होठों पर एक क्रूर मुस्कान बनने लगी। यह सच है, उसने विचारपूर्वक बुदबुदाया। मुस्कान बढ़ती गई। यह एक अच्छा विचार हो सकता है। वास्तव में परी युवा है, स्वस्थ है, और वह पत्नी की भूमिका को ठीक से निभाएगी। सेठ बलराम संतुष्ट होगा और हमारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
उसने अपने पति की ओर ठंडी और गणनात्मक राहत की चमकती आंखों से देखा, और इस तरह रिया और कविता जब अवसर आएगा तब युवराज या अन्य उपयुक्त रईसों से शादी करने के लिए स्वतंत्र होंगी। रंजीत सिंह ने जोर से सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से राहत मिली कि वह सहमत थी। ठीक यही मैं सोच रहा था, यह एकदम सही समाधान है। गायत्री ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। लेकिन अभी इंतजार करते हैं, हमें आज यह फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी कुछ दिन हैं। अगर युवराज समय सीमा से पहले एक नई यात्रा की पुष्टि करते हैं तो शायद हमें कोई और समाधान मिल जाए। उसने धमकी भरे अंदाज में वाक्य को हवा में छोड़ दिया। रंजीत सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया, पूरी तरह से समझ रहे थे। अगर नहीं तो हम परी को सेठ बलराम को सौंप देंगे। अगला दिन साफ और गर्म शुरू हुआ। उगते सूरज ने आसमान को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग दिया। वीर तबेले में जल्दी उठ गया। पक्षियों के गीत और अस्तबलों में घोड़ों की हल्की हिनहिनाहट के साथ वह भूसे पर फैला। पिछले दिन के काम से अपनी मांसपेशियों में हल्के दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन यह एक अच्छा और संतोषजनक दर्द था। बैठते ही उसने कुछ ऐसा देखा जो पिछली रात वहां नहीं था। लकड़ी के बक्सों से बनी एक छोटी अस्थाई मेज और उस पर ध्यान से एक साफ कपड़े से ढका हुआ गर्म कॉफी का एक भाप निकलता हुआ मिट्टी का प्याला और पीली पनीर के साथ ताजी रोटी का एक उदार टुकड़ा। उसका दिल तुरंत गर्म हो गया। परी को भोर से पहले ही आना चाहिए था, जब वह सो रहा था, ताकि वह यह साधारण लेकिन विचारशील नाश्ता छोड़ सके। वीर उठा, बाहर के पंप के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और वास्तविक कृतज्ञता के साथ कॉफी पी। स्वाद साधारण था लेकिन ईमानदार था, और वह उसके लिए उसके ठाकुर महल में किसी भी विस्तृत दावत से ज्यादा मायने रखता था। खाने के बाद उसने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने पूरी सुबह तबेले को व्यवस्थित करने में बिताई। हर कोने को साफ किया, मिट्टी के फर्श को झाड़ा, छत की ढीली शाहतीर को ठीक किया, जंग लगे औजारों को व्यवस्थित किया जो एक कोने में बिखरे हुए थे। फिर वह अस्तबलों में गया और घोड़ों की देखभाल में काम किया। सारी गंदी घास हटाकर ताजी घास से बदल दी, चरमराती लकड़ी के दरवाजों को ठीक किया। हर विवरण की सावधानीपूर्वक देखभाल की, जैसे कि वह वास्तव में परवाह करता हो। दोपहर के आसपास वह 9 घोड़ों को संपत्ति के पीछे के हरे घास के मैदान में ले गया। संतुष्टि के साथ देख रहा था कि वे लंबे समय में पहली बार स्वतंत्र रूप से दौड़ रहे थे। उस पूरे तीव्र काम के दौरान वीर ने दूर से मुख्य घर को विवेकपूर्ण ढंग से देखा, और जो कुछ उसने देखा वह उसे और अधिक प्रभावित और आक्रोशित करता गया। परी पूरी सुबह 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती थी। उसने उसे रसोई के दरवाजे से भारी बाल्टी पानी ले जाते हुए देखा, फिर सामने की गैलरी को झाड़ते हुए, फिर विशाल कालीनों को झाड़ते हुए देखा जो गर्म हवा में धूल के बादल उठाते थे। वह अदृश्य कॉलों का जवाब देते हुए इधर उधर भागती थी, हमेशा उस घिसे हुए स्लेटी सलवार में, हमेशा थोड़ी झुकी हुई मुद्रा में, जैसे कि वह अपने युवा कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठाए हुए हो। इस बीच उसकी बहनें रिया और कविता गैलरी पर केवल एक बार दिखाई दीं, जोर जोर से हंसते हुए, हल्के और रंगीन कपड़े पहने हुए, आलस्य से खुद को पंखा कर रही थीं, इससे पहले कि वे घर के ठंडे अंदरूनी हिस्से में वापस चली जातीं। व्यवहार में अंतर चौंकाने वाला और परेशान करने वाला था। उस दोपहर जब सूरज क्षितिज में डूबने लगा, सब कुछ नारंगी और सुनहरे रंग में रंग रहा था। वीर घोड़ों को पानी दे रहा था। जब उसने परी को संपत्ति के पीछे नाले तक जाने वाले खड़ी रास्ते से उतरते देखा, वह गंदे कपड़ों से भरी एक विशाल टोकरी ले जा रही थी। चादरें, कपड़े, कुर्ते, तौलिए जो शायद उसके अपने वजन के बराबर थी। टोकरी इतनी भारी थी कि उसे अपने कांपते हाथों को आराम देने के लिए हर कुछ कदम पर रुकना पड़ता था। वीर ने उसे नाले के किनारे के पेड़ों के बीच गायब होते देखा, और उसके अंदर कुछ जिज्ञासा, चिंता और एक बढ़ती हुई रुचि का मिश्रण जिसे वह नकार नहीं सकता था। उसने उसे विवेकपूर्ण ढंग से पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उसने घोड़ों को शांति से चरने दिया और उसी रास्ते पर चुपचाप चला, ध्यान दिए जाने से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखी। नाला एक सुंदर और अलग जगह थी। रोते हुए विलो पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनकी शाखाएं साफ पानी पर हरे पर्दों की तरह लटकी हुई थीं, जो चिकने पत्थरों पर धीरे से बह रहा था। वीर एक चौड़े तने के पीछे रुक गया, छाया में छिपा हुआ, और देखा। परी ने भारी टोकरी किनारे पर छोड़ दी थी और अब ध्यान से चारों ओर देख रही थी, जांच कर रही थी कि वह वास्तव में अकेली थी। स्पष्ट रूप से गोपनीयता से संतुष्ट होकर उसने धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया, अपनी घिसी हुई स्लेटी सलवार को हटा दिया। वीर सम्मान के कारण मुड़ गया और एक पेड़ के पीछे बैठ गया। वह जानता था कि उसे दूर जाना चाहिए,
कि वह एक निजी पल पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे और उसने उसके बाहर आने का इंतजार करने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें सम्मानपूर्वक हटाई रखीं, पेड़ों को, आसमान को, किसी भी जगह को देखा जो सीधे उसकी ओर नहीं था, लेकिन वह हर आवाज से अवगत था। पानी का हल्का छींटा, पसीने और पूरे दिन की गंदगी को धोने पर उसकी राहत की आह, एक गीत का धीमा बुदबुदाना जिसे वह नहाते समय धीरे से गुनगुना रही थी। उस साधारण दृश्य में कुछ गहरा छू लेने वाला था। एक युवती जो अंतहीन काम के एक थकाऊ दिन के बीच शांति और सफाई के कुछ मिनट चुरा रही थी। कुछ मिनटों के बाद जो घंटों लगे, वीर ने उसके पानी से बाहर निकलने की आवाज सुनी, कपड़े पहनने की आवाज, और उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसे पूरी तरह से खुद को संभालने का समय दिया। जब उसने फैसला किया कि पर्याप्त समय बीत चुका है, तो वीर ने गहरी सांस ली और जानबूझकर रास्ते पर आगे बढ़ा। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों से आवाज करते हुए अपनी उपस्थिति की घोषणा की। पेड़ों के बीच मोड़ से बाहर आते ही परी फिर से स्लेटी सलवार पहने हुए थी। उसके गीले बाल एक ढीली चोटी में बंधे हुए थे और वह नाले के किनारे घुटने टेके बैठी थी। एक चिकने, साबुन से ढके पत्थर पर एक सफेद चादर को जोर से रगड़ रही थी। उसे देखकर वह चौंककर सिर उठाई और उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। श्री गोपाल, उसने अपनी छाती पर गीला हाथ रखते हुए चिल्लाया, मैंने आपको आते हुए नहीं सुना। क्या आपको कुछ चाहिए? वीर धीरे से पास आया, एक सम्मानजनक और विनम्र मुद्रा बनाए रखी। मुझे आपको डराने के लिए खेद है कुमारी परी। मैंने देखा कि आप उस भारी टोकरी के साथ नीचे आईं और मैंने उसे वापस ले जाने में मदद की पेशकश करने के बारे में सोचा। परी ने अभी भी गीले कपड़ों से भरी विशाल टोकरी को देखा, लटकाए जाने का इंतजार कर रही थी, और उसने थकावट से लेकिन ईमानदारी से मुस्कुराई। यह आपकी बहुत दयालुता है श्री गोपाल, लेकिन मैं आपका समय नहीं लेना चाहती। मुझे यकीन है कि आपको घोड़ों के साथ बहुत काम होगा। वीर ने सिर हिलाया, एक बड़े पत्थर पर बैठ गया पास, लेकिन एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। घोड़े शांति से चल रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त समय है। उसने उसे काम पर वापस जाते हुए देखा। किसी इतनी पतली व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक ताकत से कपड़े रगड़ते हुए उसकी कठोर लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नाजुक हाथों को देखकर, क्या मैं पूछ सकता हूं आप कहां से हैं श्री गोपाल? उसने अचानक पूछा, एक और कपड़ा लेते हुए। क्या आप हमेशा यहां क्षेत्र में रहे हैं? उसने केवल 1 सेकंड के अंश के लिए हिचकिचाया, शब्दों को ध्यान से चुनते हुए, ताकि जितना जरूरी हो उससे ज्यादा झूठ न बोले। मैं हमेशा यहां रहा हूं। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह, जहां अवसर होता था वहां काम करता था। उसने विवरण को अस्पष्ट रखना पसंद किया, एक विस्तृत कहानी का आविष्कार करने से बचना जो बाद में विरोधाभासी हो सकती थी। उसने उससे जितने कम सीधे झूठ बोले, उसे उतना ही बेहतर महसूस हुआ। और आप? उसने सवाल वापस किया, क्या आप हमेशा इसी संपत्ति पर रहे हैं? परी ने सिर हिलाया, उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान क्षण भर के लिए दिखाई दी। मेरा जन्म इसी घर में हुआ था और मैं शायद ही कभी इससे बाहर निकलती हूं। वास्तव में उन्होंने थोड़ी देर और बात की। जब उसने भारी कपड़े धोना समाप्त किया, वीर ने साधारण सवाल पूछे और उसने एक निहत्थे ईमानदारी के साथ जवाब दिया। अपने अकेले बचपन के बारे में बात की कि उसने सालों पहले मर चुकी बूढ़ी शासन से खाना बनाना कैसे सीखा, पुस्तकालय की पुरानी किताबों के लिए उसका प्यार जिसे कोई और नहीं पढ़ता था। उसने उन जगहों के बारे में पूछा जिनसे वह गुजरा था, और वीर ने सावधानीपूर्वक संपादित सच्चाइयों के साथ जवाब दिया। उन दृश्यों के बारे में बात की जो उसने देखे थे और उन लोगों के बारे में जिनसे वह मिला था, लेकिन हमेशा अपनी असली पहचान को छोड़कर। जब उसने आखिरकार सारे कपड़े धो लिए तो टोकरी गीले और भारी कपड़ों से भरी हुई थी। वीर तुरंत खड़ा हो गया। मुझे वह आपके लिए ले जाने दीजिए। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसने आसानी से टोकरी उठाई, उसे अपने मजबूत कंधों पर संतुलित किया जैसे कि उसका वजन लगभग कुछ भी नहीं था। वे एक साथ घर की ओर संकीर्ण रास्ते से वापस लौटे। देर शाम की लंबी छाया उन्हें नरम बाहों की तरह घेर रही थी। परी रास्ते में उगने वाले पौधों के बारे में बात कर रही थी, जंगली फूलों और जड़ी बूटियों की ओर इशारा कर रही थी जिन्हें वह औषधीय चाय के लिए इकट्ठा करती थी। वीर ध्यान से सुन रहा था, जानकारी से उतना नहीं जितना कि उसके बात करने के तरीके से, वास्तविक जुनून के साथ, प्रकृति के धैर्यपूर्ण अवलोकन से प्राप्त ज्ञान के साथ। उसमें एक सहज बुद्धिमत्ता थी जिसे कोई औपचारिक शिक्षा नहीं सिखा सकती थी। अकेलेपन और चिंतन से जन्मी एक ज्ञान। घर के पीछे पहुंचकर वीर ने भारी टोकरी को कपड़े सुखाने की रस्सी के बगल में जमीन पर रख दिया जो 2 पेड़ों के बीच तनी हुई थी। परी ने उसे देखा। उसकी अंबर रंग की आंखों में एक सच्ची कृतज्ञता चमक रही थी।
धन्यवाद श्री गोपाल, आप बहुत दयालु रहे हैं। वह मुस्कुराया और यह एक सच्ची मुस्कान थी जिसने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। मुझे खुशी हुई कुमारी परी, बातचीत के लिए धन्यवाद। और जब वह तबेले में वापस जा रहा था, वीर ने स्पष्ट रूप से समझा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ खतरनाक, कुछ अद्भुत, कुछ जिसे वह कोशिश करने पर भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। दिनों के बीतने के साथ ठाकुर की संपत्ति पर दिनचर्या एक अनुमानित ताल में स्थापित हो गई। परी अपने अंतहीन कामों को जारी रखती थी। वह सूरज निकलने से पहले उठकर परिवार के लिए कॉफी तैयार करती थी। वह दिन खाना पकाने, धोने, सफाई करने और बगीचे की देखभाल में बिताती थी। वीर अस्तबलों में काम करता था। 9 घोड़ों की देखभाल एक समर्पण के साथ करता था जो उसे खुद भी हैरान करता था। वह अस्तबलों को साफ करता था, बाड़ की मरम्मत करता था, औजारों को व्यवस्थित करता था और घंटों तक जानवरों से धीमी आवाज में बात करता था। उसने अन्य कर्मचारियों से दोस्ती की और मालिकों की लगातार शिकायतों को सुना। सुबहें गर्म थीं और दोपहर दमघोंटू थीं, लेकिन शारीरिक काम अजीब तरह से आरामदायक था। वह खुद को रात के आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए पाता था, जब परी खाना लेकर तबेले में आएगी और वे सब कुछ के बारे में बात करेंगे। हर रात बिना किसी अपवाद के परी केवल सूखी रोटी नहीं लाती थी जिसका गायत्री ने आदेश दिया था, बल्कि मांस, सब्जी और ताजी रोटी के साथ उदार व्यंजन लाती थी। वे भूसे पर बैठते थे, दीपक की कमजोर रोशनी के नीचे, और घंटों तक बात करते थे। वह उन किताबों के बारे में बात करती थी जिन्हें वह छिपकर पढ़ती थी, समुद्र को जानने के अपने सपनों के बारे में, उन गुप्त फूलों के बारे में जिन्हें वह लगाती थी। वीर घोड़ों, यात्राओं और दृश्यों के बारे में बात करता था। हमेशा सावधानी पूर्वक अपनी कहानियों को संपादित करता था ताकि अपनी असली पहचान को छोड़ दे। वे बातचीत वीर के लिए दिन का सबसे मूल्यवान क्षण बन गईं। उसके संदूकों में किसी भी सोने से ज्यादा कीमती उसमें कुछ था, एक सच्ची दयालुता, एक शांत ज्ञान जो उसे और भी गहराई से मोहित करता गया। एक गर्म दोपहर वीर घोड़ियों के खुरों की जांच कर रहा था जब उसने भारी कदमों को पास आते सुना। रंजीत सिंह अस्तबल में दाखिल हुए, अपनी बाहें बांधकर ठंडी और गणनात्मक आंखों से घोड़ों को देख रहे थे। वीर ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। शुभ दोपहर श्री रंजीत सिंह। रंजीत सिंह धीरे धीरे चले, सब कुछ का निरीक्षण करते हुए। साफ अस्तबल, स्वस्थ घोड़े, मरम्मत की गई बाड़। एक लंबे सन्नाटे के बाद उन्होंने पूर्ण रूखेपन के साथ सिर हिलाया। तुम अच्छा काम करते हो, उन्होंने अत्यंत अनिच्छा के साथ स्वीकार किया। घोड़े बेहतर हैं। उनकी आवाज पत्थर की तरह कठोर थी। कृतज्ञता का जरा सा भी निशान नहीं था। वीर ने दुर्लभ उद्घाटन का फायदा उठाया जो उसे चाहिए था। धन्यवाद मालिक, लेकिन घोड़ों को तुरंत उस राशन से बेहतर राशन की जरूरत है जो उन्हें अभी मिल रहा है। उन्होंने जानवरों की ओर इशारा किया। जो वे खाते हैं वह अपर्याप्त है। वे अभी भी बहुत पतले हैं। पर्याप्त राशन और कुछ सप्लीमेंट्स के साथ वे कुछ ही हफ्तों में आदर्श वजन हासिल कर लेंगे। रंजीत सिंह अचानक मुड़े। अभिव्यक्ति एक पल में तटस्थ से चिड़चिड़ी में बदल गई। एक बेहतर राशन के लिए पैसे खर्च होते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन्होंने रूखेपन से कहा। उनके पास पहले से ही पर्याप्त भोजन है। अपना काम करो और अपने पद से ऊपर के मामलों की चिंता करना छोड़ दो। रूखापन रक्षात्मक था, ऐसे व्यक्ति का जो जानता है कि वह गलत है लेकिन घायल गर्व के कारण इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वीर ने अपने गले में उठने वाली हताशा के बावजूद विनम्र स्वर बनाए रखा। मालिक, मैं क्षेत्र में ऐसे लोगों को जानता हूं जो उचित मूल्य पर उत्कृष्ट राशन बेचते हैं। मैं आपकी ओर से उनसे बात कर सकता हूं, शायद एक अच्छा सौदा मोल भाव कर सकूं। रंजीत सिंह गुस्से से लाल होते हुए एक धमकाने वाला कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुमसे कहा था कि हस्तक्षेप मत करो, उन्होंने उसे काट दिया। उनकी आवाज कई सब तक ऊपर चली गई। तुम केवल एक गरीब मजदूर हो जिसके पास मरने के लिए शायद ही कोई जगह हो। मुझे मेरी संपत्ति का प्रबंधन कैसे करना है, इस पर किसी आवारा की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोने में गोबर के ढेर की ओर इशारा किया। अब जाओ और घोड़ों की लीद साफ करो और अपनी स्थिति से ऊपर के मामलों पर राय देना बंद करो। उनकी आवाज में अपमान जानबूझकर और क्रूर था। वीर ने अपनी जबड़ा कसकर भींच लिया। उसकी नसों में उबल रहे गुस्से को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए उसकी मुट्ठियां बंद हो गईं। वह एक जबरदस्त प्रयास से अपनी आवाज को तटस्थ रखने में कामयाब रहा। जी मालिक, जैसी आपकी इच्छा। रंजीत सिंह मुड़े और भारी कदमों से बाहर निकल गए। एक दरवाजा जोर से बंद किया जिसने घोड़ों को डरा दिया। वीर वहीं खड़ा रहा, गहरी सांस ले रहा था।
उस अभिमानी आदमी के चेहरे पर सच्चाई चिल्लाने के आग्रह से लड़ रहा था। उसने अपने बालों और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गहरी आह भरी, जो भेष के लिए काफी बढ़ गई थी। वह सामान्य रूप से कुलीन फैशन के अनुसार अपने बाल छोटे और चेहरा मुंडा रखता था, लेकिन उसने भेष पूरी तरह से काम करने के लिए दोनों को बढ़ने दिया था। उसे यह प्रकट करने की तीव्र इच्छा थी कि वह कौन था, उन सभी घोड़ों को खरीदना और उन्हें उस दयनीय संपत्ति से बाहर निकालना, लेकिन वह नहीं कर सका। अभी नहीं। उसे भेष बनाए रखना था और पहले परी के दिल को सच में जानना था, क्योंकि वह उस दुनिया में एक उम्मीद थी जो केवल पैसे के बारे में सोचती थी। कुछ दिनों बाद एक और भी दमघोंटू दोपहर को वीर एक घोड़ी के अयाल को कंघी कर रहा था। गर्मी इतनी तेज थी कि उसने अपनी कमीज पूरी तरह से खोल दी थी। उसकी टैंड छाती हवा के संपर्क में थी। काम करते समय पसीना उसके माथे और गर्दन से बह रहा था। जानवर से नरम शब्द बुदबुदाते हुए वह इतना केंद्रित था कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई चुपचाप अस्तबल में दाखिल हुआ था। नमस्ते। एक नरम लेकिन कामुक महिला आवाज ने उसकी एकाग्रता तोड़ी। मैं देखती हूं कि आपको बहुत गर्मी लग रही है ना? वीर चौंक कर मुड़ा, जल्दी से अपनी कमीज बंद कर दी। वह कविता थी, परी की बीच वाली बहन। प्रवेश द्वार पर गुलाबी साड़ी और एक उदार नेकलाइन के साथ खड़ी थी। यह पहली बार था जब वह वहां गई थी। कविता आलस्य से दरवाजे के फ्रेम पर टिकी हुई थी। उसकी गहरी आंखें बिना किसी शर्म या छल के उसके शरीर पर घूम रही थीं। वीर ने अपनी कमीज का बटन बंद करना समाप्त किया, अपनी सम्मानजनक मुद्रा को फिर से बनाया। शुभ दोपहर कुमारी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? कविता धीरे धीरे गणनात्मक कदमों से अंदर आई। उसकी आंखें उसके चेहरे से नहीं हटीं। उसने अपना सिर झुकाया, उसे एक परेशान करने वाली तीव्रता के साथ अध्ययन किया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, उसने धीरे से कहा। आपका चेहरा मुझे परिचित लगता है। क्या आपको यकीन है कि हम कभी नहीं मिले हैं? वीर का दिल उछल पड़ा, लेकिन उसने एक साधारण मजदूर की तटस्थ अभिव्यक्ति बनाए रखी। मुझे नहीं लगता कुमारी, उसने शांति से जवाब दिया। निश्चित रूप से हम एक ही जगह या सामाजिक दायरे में नहीं आते हैं। कविता हंसी, एक तीखी और कृत्रिम आवाज जो अस्तबल में अप्रिय रूप से गूंज उठी। यह सच है, उसने एक कदम और उसके पास आते हुए सहमति व्यक्त की। आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके पास कुछ नहीं है ना? कोई संपत्ति नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सामाजिक पद नहीं। वह बहुत करीब रुक गई, इतनी करीब कि वह उसके तेज और मीठे इत्र को महसूस कर सकता था। फिर उसकी आंखें उसे एक बार फिर से सिर से पांव तक बेशर्मी से घूमी। फिर भी आप बहुत सुंदर हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। वास्तव में बहुत सुंदर। दुर्भाग्य से आपके पास कोई पैसा नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से उसकी नंगी बाह को छुआ। उसकी उंगलियां एक अनुचित परिचितता के साथ मांसपेशियों की रूपरेखा का अनुसरण कर रही थीं। एक वास्तविक शर्म की बात है, उसने एक गणनात्मक मुस्कान के साथ दोहराया। फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गई। अपना काम जारी रखो गोपाल। कविता एक आखिरी बार दरवाजे पर मुड़ी, उस गूढ़ मुस्कान के साथ उसे देखने के लिए, इससे पहले कि वह सूरज की रोशनी के नीचे गायब हो जाती। वीर ने वह सांस छोड़ी जिसे वह रोक रहा था। गर्मी के बावजूद अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस कर रहा था। वह बेहद खतरनाक था। उसने अपने बालों और दाढ़ी पर हाथ फेरा, जो पिछले हफ्तों में काफी बढ़ गए थे। कविता बहुत दुर्भावनापूर्ण और अवलोकनशील थी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। अगर उसने और ध्यान से देखा होता तो वह उसे पहचान सकती थी। अब से उसे और भी सावधान रहना होगा। वीर ने अपने कर्मचारी, लेकिन बचपन के दोस्त किशन के साथ सहमति व्यक्त की थी कि हर मंगलवार को दोपहर 3 बजे वे संपत्ति के समानांतर सड़क पर एक अलग बिंदु पर मिलेंगे। वहां उत्सुक निगाहों से दूर किशन वीर को वह सब कुछ लाएगा जिसकी उसे जरूरत थी। साफ कपड़े, उसकी मां के पत्र, उसके व्यवसायों पर रिपोर्ट, औजार। यह एकमात्र धागा था जिसने वीर को उसकी वास्तविक जीवन से जोड़े रखा, जबकि वह उस झूठ को जी रहा था। कविता के साथ मुलाकात के बाद, जिसने उसे घबरा दिया था, वीर ने किशन को बधाई दी और उसे विशिष्ट निर्देश दिए। कल मुझे तुम सुबह जल्दी चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। घोड़ों की देखभाल के लिए मेरे व्यक्तिगत औजार और कई बोरी प्रीमियम राशन लाओ जिसे मैं अपने घोड़ों के साथ उपयोग करता हूं। यहां वाले भूखे हैं और रंजीत सिंह पर्याप्त राशन खरीदने से इनकार कर रहे हैं। किशन, भूरे बालों वाला और दयालु आंखों वाला एक 40 साल का मजबूत आदमी, चिंता से भौहें सिकोड़ी। वीर, अगर कोई पूछता है कि ये महंगी चीजें कहां से आईं तो क्या होगा?
आप एक गरीब मजदूर के हाथों में विशेष औजार और आयातित राशन कैसे समझाएंगे? वीर थोड़ा मुस्कुराया। वे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। किशन ने सिर हिलाया। पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि यह एक अच्छा विचार था, लेकिन वह वीर को बचपन से जानता था और जानता था कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, मैं इसे भोर से पहले लाऊंगा। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दशकों की दोस्ती की परिचितता के साथ वीर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन कृपया मेरे दोस्त, बहुत सावधान रहना। खुद को भेष में रखने का यह विचार जोखिम भरा है। अगर वे पता लगाते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह इसके लायक है। उसने वाक्य को हवा में छोड़ दिया जो अर्थ से भरा हुआ था। वीर मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, यह बहुत लायक है। अगली सुबह भोर में जब सभी गहरी नींद में थे, वीर पीछे की बाड़ के पास छिपा हुआ इंतजार कर रहा था। हवा ठंडी और नम थी, गीली मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। ठीक सुबह 3 बजे उसने समानांतर सड़क की मिट्टी पर पहियों की आवाज सुनी। किशन की छाया एक छोटे से काले घोड़े द्वारा खींची गई गाड़ी चलाते हुए छाया के बीच दिखाई दी। उन्होंने पूर्ण चुप्पी में 6 विशाल बोरी प्रीमियम राशन और विशेष औजारों को तबेले के अंदर लोड किया। जैसे ही किशन चला गया, वीर ने 9 भूखे घोड़ों में से हर एक के लिए नए राशन के उदार हिस्से तैयार किए। जब घोड़ों को लकड़ी के गर्तों में भोजन मिला तो उनकी प्रतिक्रिया तत्काल और मार्मिक थी। वे एक दिल दहला देने वाली जल्दबाजी के साथ पास आए, एक भूख और खुशी के साथ खा रहे थे। उनकी पूंछें खुशी से हिल रही थीं, उनके कान आराम कर रहे थे और संतोष की छोटी आवाजें उनके गले से निकल रही थीं। वीर उन्हें लंबे मिनटों तक देखता रहा, एक गहरी संतुष्टि महसूस कर रहा था जो किसी भी शाही दावत ने कभी उसे प्रदान नहीं की थी। उसने धीरे से एक घोड़ी की गर्दन को छुआ, जिसने उसे बड़ी शांत कृतज्ञता से भरी आंखों से देखा। अगले दिनों के दौरान वीर ने अपनी दोपहर को एक व्यक्तिगत परियोजना के लिए समर्पित कर दिया, जिसकी वह चुपचाप योजना बना रहा था। उसने हमेशा बचपन से ही साधारण औजारों और ओक के टुकड़ों का उपयोग करके लकड़ी पर काम करना पसंद किया था। उसने दोपहर के शांत घंटों में काम करते हुए एक छोटी लेकिन विस्तृत नक्काशीदार पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छव्य उसके हाथों के नीचे आकार लेने लगी। विशाल समुद्र नाजुक रूप से तराशा गया था, दूर क्षितिज जहां पानी आकाश से मिलता था, और एक शानदार सूरज जिसकी किरणें नक्काशीदार और रोशनी बिखेरती हुई थीं। उसने पूरे 3 दिन उस उपहार पर काम किया, हर विवरण को तब तक पॉलिश किया जब तक कि वह एकदम सही नहीं हो गया। जब आखिरकार रात हो गई तो वीर अपने पीछे छिपाए हुए उपहार के साथ बैठा इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसने नरम कदमों को सुना जिन्हें वह पहले से ही पहचानता था। वह थी परी ट्रे लिए अंदर आई। उसके बाल कंधों पर लहरों में खुले थे। शुभ संध्या गोपाल, उसने धीरे से कहा। आज मैं सब्जी और रोटी लाई हूं। वीर घबराकर खड़ा हो गया। खाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वह पास आया और कपड़े के रैप को उसे दिया। परी ने धीरे धीरे उसे खोला और जब कपड़ा गिरा, नक्काशीदार लकड़ी की पेंटिंग को प्रकट किया तो वह पूरी तरह से स्थिर हो गई। उसकी आंखें हर नक्काशीदार विवरण पर गईं, नाजुक लहरें, शानदार सूरज, छोटे पक्षी। यह समुद्र तट है, उसने भावना से टूटी आवाज में फुसफुसाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। समुद्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने सपनों में कल्पना की थी। आंसू उसकी अंबर रंग की आंखों में भरने लगे, दीपक की सुनहरी रोशनी में चमकते हुए। वीर एक कदम और करीब आया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना समुद्र को जानना है, उसने धीरे से कहा। चूंकि मैं तुम्हें अभी वहां नहीं ले जा सकता, मैंने समुद्र को तुम्हारे पास लाने का फैसला किया। परी, आंसू बह निकले और परी के गालों पर बह गए, लेकिन वे सच्ची खुशी के आंसू थे जिसने उसके पूरे चेहरे को रोशन कर दिया। किसी ने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया, उसने पेंटिंग को अपनी छाती से दबाते हुए कबूल किया। मुझे मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने कभी कोई उपहार नहीं दिया। वीर ने सोचा नहीं, बस काम किया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपने अंगूठे से एक आंसू पोंछा। संपर्क हल्का था, लेकिन उसने दोनों में एक विद्युत प्रवाह भेजा जिसने उन्हें वहीं जमा दिया। परी ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ को ढक लिया, उसकी हथेली को अपने गर्म गाल पर दबाया। उनकी निगाहें मिलीं और फंस गईं। गहरा हरा अंबर सुनहरा मिला और आसपास की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। कोई तबेला नहीं था, कोई दीपक नहीं था, केवल वे दो थे और उनके शरीरों के बीच की जगह हवा अदृश्य लेकिन मूर्त कुछ से भरी हुई थी, जो उनके बीच वायलिन के तारों की तरह कंपन कर रही थी। वे कीमती सेकंडों तक ऐसे रहे जो घंटों लगे।
एक चुंबन से ज्यादा गहरी अंतरंगता के साथ एक दूसरे को छूते हुए। धन्यवाद गोपाल, परी ने अंत में फुसफुसाया। कृपया मुझे केवल गोपाल कहो, बिना श्री के। हम दोस्त हैं, है ना? उसने पूछा। परी ने अभी भी पेंटिंग को अपनी छाती से दबाते हुए सिर हिलाया, एक शुद्ध खुशी के साथ मुस्कुराते हुए। दोस्त, उसने शब्द को चखा, उसका स्वाद लेते हुए दोहराया। वे वहां कुछ कीमती क्षणों तक रहे। कोई भी उस जादुई बुलबुले को तोड़ना नहीं चाहता था। मुझे वापस जाने की जरूरत है, उसने अनिच्छा से कहा, एक कदम पीछे हटते हुए। अगर मेरी मां ध्यान देती है कि मुझे बहुत देर हो गई। वीर ने समझदारी से सिर हिलाया, हालांकि उसके अंदर सब कुछ उसे रहने के लिए चिल्ला रहा था। परी दरवाजे की ओर चली गई। उसे कई बार मुड़कर देखा, पेंटिंग को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह शुद्ध सोना हो। वीर उसके चले जाने के लंबे मिनटों बाद भी वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी त्वचा पर झुनझुनी हो रही थी जहां उसने उसे छुआ था। एक पूर्ण निश्चितता उसके अंदर बढ़ रही थी, एक पेड़ की तरह गहरी जड़ें जमा रही थीं। वह थी, बिना किसी संदेह के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वह परी थी जिसे वह सालों से खोज रहा था। वह थी जिसे उसके दिल ने अपना माना। परी भागकर घर वापस गई, सीढ़ियां चढ़ी और अटारी में अपने छोटे से कमरे में दाखिल हुई। उसने एक मोमबत्ती जलाई और बिस्तर पर बैठ गई। पेंटिंग को अपने हाथों में पकड़कर हर नक्काशीदार विवरण की जांच कर रही थी। जब उसने अपने जीवन के बारे में सोचा तो परिचित उदासी सामने आने लगी। अपने जन्म से ही अवांछित, केवल दायित्व से बर्दाश्त की गई। उसकी मां उसे मुश्किल से छिपी हुई नफरत से देखती थी, उसे प्रसव में मरने के करीब होने के लिए दोषी ठहराती थी। उसके पिता उसे ऐसे नजरअंदाज करते थे जैसे वह एक महत्वहीन फर्नीचर हो। परी मजबूत होने का नाटक करती थी, लेकिन निरंतर अस्वीकृति उसे गहरा दुख पहुंचाती थी। गोपाल का वह उपहार उससे कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता था। यह देखे जाने, याद किए जाने, महत्वपूर्ण होने का प्रतिनिधित्व करता था। वह उस दयालु आदमी के लिए गहरी भावनाएं विकसित कर रही थी, जो हमेशा उसकी मदद करता था, जो उससे बात करता था, जिसने उसके लिए विशेष रूप से एक उपहार बनाया था। अगली सुबह छोटे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और दीवार से टकराया। कविता और रिया घमंडी कदमों से अंदर आईं। जागो, सोई हुई, रिया चिल्लाई। हमें भूख लगी है और नाश्ता अपने आप नहीं बनेगा। कविता ने दीवार से टिकी हुई लकड़ी की पेंटिंग को देखा, उसे बिना अनुमति के लिया और उसे तिरस्कार से जांचा। यह कितनी हास्यास्पद चीज है। तुम्हें यह बकवास किसने दी? परी बिस्तर से कूद गई। इसे वापस कर दो, कृपया। यह एक उपहार था। कविता ने क्रूरता से हंसते हुए पेंटिंग को उसकी पहुंच से बाहर उठा लिया। किसका? परी हिचकिचाई। ये गोपाल ने दिया था, उसने मेरे लिए इसे बनाया। कविता जोर से और क्रूर हंसी में फूट पड़ी। छोटी बहन गरीब बाहरी आदमी के साथ रोमांस कर रही है। पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे जब उन्हें पता चलेगा। परी ने आंसू की जलन महसूस की, लेकिन उसने अपनी आवाज को मजबूत किया। मुझे अकेला छोड़ दो कविता, मुझे मेरा उपहार वापस कर दो। रिया ने एक धमकाने वाला कदम उठाया। देखो तुम अपनी बहन से कैसे बात करती हो। तुम्हें एक सबक की जरूरत है। इससे पहले कि परी प्रतिक्रिया कर पाती, रिया ने पेंटिंग छीन ली और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। लकड़ी के टूटने की सूखी आवाज भयानक रूप से गूंज उठी। पेंटिंग कई टुकड़ों में टूट गई। नहीं, परी घुटनों के बल गिर गई, टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए निराशा से रो रही थी। कविता ने क्रूर संतुष्टि के साथ देखा। यह तुम्हें तुम्हारी जगह सिखाने के लिए है, बेकार। वीर ने पिछले मंगलवार की मुलाकात में किशन के माध्यम से अपनी मां को एक विवेकपूर्ण नोट भेजा था। शब्द सरल थे, लेकिन अर्थ से भरे हुए थे। मां, मुझे सही महिला मिल गई है। मैं जल्द ही उसे तुमसे मिलने के लिए लाऊंगा। राजमाता देवयानी निस्संदेह उस रहस्यमय युवती को जानने के लिए खुश और उत्सुक होंगी, जिसने आखिरकार उसके बेटे के दिल को जीत लिया था। लेकिन वीर अब एक परेशान करने वाली दुविधा का सामना कर रहा था, जिसने उसे तबेले की ठंडी रातों में जगाए रखा। वह परी से अपनी सच्ची भावनाओं, अपनी असली पहचान के बारे में कैसे बात कर सकता था, बिना उसके परिवार के सही समय से पहले सब कुछ पता लगाए। उसे विस्तृत भेष को खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन क्षण और तरीका सब कुछ बर्बाद न करने के लिए एकदम सही होना चाहिए था। आसमान नीला और सूरज तेज होने की उस विशेष दोपहर को वीर 9 घोड़ों को संपत्ति के पीछे फैले हरे चरागाह में ले गया। जानवर ऊंची घास के बीच स्वतंत्र रूप से दौड़े। उनकी खाल सुनहरी रोशनी में स्वस्थ चमक रही थी, जो दिनों से उन्हें गुप्त रूप से मिल रहे प्रीमियम भोजन का सीधा परिणाम था। वीर एक पुराने ओक के पेड़ की ठंडी छाया के नीचे बैठ गया, घोड़ों को शांति से चरते हुए देखता रहा,
जबकि उसका दिमाग बिना रुके काम कर रहा था। उसे जल्द ही एक निश्चित निर्णय लेने की जरूरत थी। वह उस ढोंग को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकता था। परी सच्चाई जानने की हकदार थी। वह एक ईमानदार प्रस्ताव की हकदार थी, न कि वेशभूषा या झूठ की। लेकिन यह सब कैसे प्रकट करें, बिना उसे डराने या उसे यह विश्वास दिलाने के कि यह सब शुरुआत से ही एक क्रूर हेरफेर था। जबकि वीर पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, पूरी तरह से अनजान था कि मुख्य घर में क्या हो रहा था। गायत्री अटारी में परी के छोटे और संकीर्ण कमरे में दाखिल हुई। युवती एक पुरानी चादर की मरम्मत कर रही थी जब उसकी मां एक अजीब तरह से तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे पर दिखाई दी। परी, ठीक से नहाओ और अपना सबसे कम घिसा हुआ सलवार पहनो, गायत्री ने ठंडी लेकिन नियंत्रित आवाज में आदेश दिया। फिर तुरंत पुस्तकालय में नीचे आओ। तुम्हारे पिता तुमसे परिवार के एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में बात करना चाहते हैं। परी ने अपनी मां को आश्चर्य से देखा। उसे शायद ही कभी पुस्तकालय में बातचीत के लिए बुलाया जाता था। वह एक ऐसा क्षेत्र था जो गंभीर मामलों के लिए आरक्षित था, जिसमें वह आमतौर पर शामिल नहीं होती थी। जी मां, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, जबकि एक अजीब सी आशंका की गांठ उसके पेट में बनने लगी, बिना यह जाने कि क्यों। परी ने यांत्रिक रूप से आज्ञा मानी। ठंडे पानी के बेसिन में खुद को धोया, अपने भूरे बालों को एक साधारण चोटी में कंघी किया और अपना भूरा सलवार पहना, जो उसके पास सबसे कम घिसा हुआ था। वह धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसका दिल एक अकथनीय चिंता के साथ तेजी से धड़क रहा था, जो हर कदम पर बढ़ रही थी। वह पुस्तकालय के भारी ओक के दरवाजे के सामने रुक गई, गहरी सांस ली और धीरे से दस्तक दी। अंदर आओ, रंजीत सिंह की कठोर आवाज अंदर से आई। परी ने धीरे से दरवाजा खोला और धूल भरी किताबों से भरी अलमारियों के माहौल में दाखिल हुई। जो कुछ उसने देखा, उससे वह तुरंत प्रवेश द्वार पर जम गई। एक घिसी हुई चमड़े की कुर्सी पर 60 के दशक का एक मोटा आदमी बैठा था, जिसकी पेट फूला हुआ था, पीली धब्बेदार ग्रे मूंछें थीं और सस्ते सिगार के धुएं और बासी शराब की तेज गंध थी। वह उस आदमी को जानती थी। सेठ बलराम, क्षेत्र के सबसे अमीर लेकिन सबसे घिनौने आदमियों में से एक। 3 बार विधवा, कुख्यात शराबी, कर्मचारियों और जानवरों के साथ अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। परी नहीं समझ पाई कि वह वहां क्या कर रहा था। अपने घर के पुस्तकालय में अपने पिता के साथ अंतरंगता से बात कर रहा था। रंजीत सिंह उसे अंदर आते देख खड़े हो गए और अपने हाथ से एक बड़ा इशारा किया। परी, मेरी बेटी, यह सेठ बलराम है, हमारे उदार हितैषी। हितैषी शब्द उनके मुंह से अजीब और मजबूर लग रहा था। सेठ बलराम कुर्सी से मुश्किल से खड़ा हुआ। उसका भारी शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और वह घिसटते कदमों से उसकी ओर चला। उसकी छोटी, खून से लथपथ आंखें उसे सिर से पांव तक एक तीव्रता के साथ घूमी, जिसने परी की त्वचा को गहरे बेचैनी से झकझोर दिया। सेठ बलराम धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। उसे ऐसे जांच रहा था जैसे कोई खरीदार बाजार में मवेशियों का मूल्यांकन कर रहा हो। परी लकवाग्रस्त रही, खुद को उजागर और कमजोर महसूस कर रही थी, जबकि वह घिनौना आदमी उसे हर कोण से जांच रहा था। गायत्री खिड़की के पास दीवार से टिकी हुई थी, ठंडी और तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ सब कुछ देख रही थी। वह मेरे स्वाद के लिए बहुत पतली है, सेठ बलराम ने अपनी कर्कश और घिसटती आवाज में टिप्पणी की, उसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हुए। लेकिन उसके कूल्हे चौड़े और अच्छे हैं, यही मायने रखता है। वह मुझे मजबूत और स्वस्थ बच्चे देगी, बहुत सारे बच्चे। वह अश्लील रूप से हंसा, एक कराहने वाली और अप्रिय आवाज जिसने परी के पेट को मरोड़ दिया। उसके शब्द आखिरकार युवती के भ्रमित दिमाग में घुस गए और भयानक समझ बनने लगी। पिताजी, परी की आवाज कांपती हुई और तेज निकली, बढ़ती घबराहट से भरी हुई। मजबूत बच्चों का क्या मतलब है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रंजीत सिंह ने उसे सीधे देखने से बचा। अपनी घिसी हुई अचकन की सिलवटों को काल्पनिक रूप से चिकना करने पर ध्यान केंद्रित किया। सेठ बलराम एक और क्रूर और मादक हंसी में फूट पड़ा। तुमने अभी तक उसे नहीं बताया, रंजीत, अपनी बेटी के प्रति कितनी विचारहीनता। वह सड़ी हुई और पीली दांतों को प्रकट करने वाली एक मुड़ी हुई मुस्कान के साथ परी की ओर मुड़ा। रंजीत सिंह ने गहरी सांस ली और अंत में कठोर और भावनाहीन आवाज में बोले, मैं सेठ बलराम का एक बड़ा कर्जदार हूं, परी। चूंकि मैं उस कर्ज को नकद में नहीं चुका सकता, हमने एक वैकल्पिक, पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण विराम लिया। तुम कल सुबह सेठ बलराम से शादी करोगी। यह हमारे कर्ज को पूरी तरह से चुका देगा। परी की दुनिया उसके चारों ओर धीमी गति में ढहती हुई लग रही थी।
जैसे दीवारें गिर रही हों। उसके पैर कमजोर पड़ गए और उसे गिरने से बचने के लिए पास की मेज का सहारा लेना पड़ा। नहीं, उसने पहले फुसफुसाया, फिर जोर से, उसकी आवाज में बढ़ती निराशा के साथ, नहीं पिताजी, कृपया ऐसा मत करो, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, कृपया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे जब उसने कुछ ऐसा भीख मांगा जो उसने कभी न करने की कसम खाई थी। मैं कुछ भी करूंगी, मैं और काम करूंगी, कम खाऊंगी, लेकिन कृपया मुझे इसके लिए मजबूर मत करो। सेठ बलराम ने एक कदम आगे बढ़ाया और परी की बाह को क्रूर ताकत से पकड़ लिया। उसकी मोटी उंगलियां उसके नाजुक मांस में धंस गईं। नाटक करना बंद करो, लड़की। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मेरे जैसा संपत्ति वाला आदमी तुम्हारे जैसी महत्वहीन चीज को स्वीकार कर रहा है। परी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी और उसे दर्द हो रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, पिताजी, मां, कृपया। उसने हताशा से दीवार से टिकी हुई गायत्री की ओर देखा, लेकिन उसकी मां ने केवल बर्फीले उदासीनता के साथ अपनी निगाह हटा ली। बस बहुत हो गया नाटक, रंजीत सिंह ने ठंडेपन से कहा, विक्रम की ओर इशारा करते हुए जो दालान में इंतजार कर रहा था। विक्रम, सेठ बलराम को तुम्हारी बहन को गाड़ी तक ले जाने में मदद करो। जितनी जल्दी वह उसकी संपत्ति पर जाएगी, उतनी जल्दी यह खत्म होगा। विक्रम अंदर आया और बिना किसी समारोह के परी की दूसरी बाह को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगी और हताशा से संघर्ष करने लगी, जबकि दोनों आदमी उसे बलपूर्वक पुस्तकालय से बाहर दालान से मुख्य द्वार की ओर खींच रहे थे, जहां एक काली और भयावह गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वीर घोड़े पर चढ़ने से वापस आ रहा था, शांति से बगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। जब उसने घर के सामने से हताश चीखें सुनी, उसने तुरंत घोड़े को एड़ी लगाई, सरपट दौड़ते हुए घर को गोल किया और सामने के आंगन में पहुंचा। जो कुछ उसने देखा, उससे उसका खून तुरंत खौल उठा। परी को दो आदमी बलपूर्वक एक गाड़ी की ओर खींच रहे थे। वह चिल्ला रही थी और संघर्ष कर रही थी। उसके पैर पत्थर के फर्श पर घिसट रहे थे। गोपाल! उसे देखकर उसकी चीख हवा में गूंज उठी। गोपाल, मेरी मदद करो, कृपया। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मेरी मदद करो। उसके शब्द हताश सिसकियों से कटे हुए थे। वीर ने सोचा नहीं, एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने एक फुर्तीले छलांग से घोड़े से उतर गया, जबकि जानवर अभी भी चल रहा था। यहां क्या हो रहा है? वीर एक पूर्ण कमांड की आवाज में दहाड़ा, जो वहां किसी ने भी एक साधारण मजदूर से कभी नहीं सुनी थी। रंजीत सिंह रुकावट से चौंक कर मुड़े। इसमें मत पड़ो, गोपाल, तुरंत अपने काम पर वापस जाओ, यह तुम्हारा मामला नहीं है। वीर ने आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ और निर्धारित कदमों से वहां तक गया जहां विक्रम और सेठ बलराम परी को पकड़े हुए थे। उसे अभी छोड़ दो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन एक अधिकार और खतरनाक धमकी से भरी हुई थी, जिसने सेठ बलराम को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो मजदूर? यहां से निकल जाओ इससे पहले कि मैं चौकीदार को बुलाऊं। वीर ने शब्दों से जवाब नहीं दिया। उसने काम किया। एक तेज और सटीक हरकत से उसने विक्रम को उसकी कमीज के कॉलर से पकड़ा और उसे एक क्रूर ताकत से धक्का दिया, जिसने उसे लड़खड़ा कर दर्द की कराहट के साथ जमीन पर गिरा दिया। सेठ बलराम ने परी को वीर को पकड़ने की कोशिश करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसे मोटी छाती पर एक और भी मजबूत धक्का मिला, जिसने उसे पीछे हटने और लगभग गिरने पर मजबूर कर दिया। वीर ने एक सहज हरकत में परी को उसकी कमर से पकड़ा, उसे आसानी से उठा लिया और एक ही समन्वित इशारे में उसे अपने घोड़े की काठी पर रख दिया। फिर वह उसके पीछे चढ़ गया। एक हाथ से उसे सुरक्षात्मक रूप से घेर लिया, जबकि उसने दूसरे हाथ से लगाम पकड़ी। तुम इसका पछतावा करोगे, आवारा! रंजीत सिंह गुस्से और सदमे से लाल चेहरे के साथ चिल्लाया। यह एक अपहरण है, मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा, इसके लिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। वीर ने रंजीत सिंह को ठंडी और नियंत्रित क्रोध से चमकती हरी आंखों से देखा, जिसने भयानक परिणामों का वादा किया। फिर एक भी शब्द जोड़े बिना उसने घोड़े को जोर से एड्डी लगाई, जो धूल और पत्थर उठाते हुए खुले फाटकों की ओर सरपट दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। परी उसकी बाहों के बीच सुरक्षित थी। घोड़ा तेजी से रास्ते पर सरपट दौड़ रहा था, जबकि वीर ने परी को कसकर अपनी छाती से पकड़ रखा था। उसके शरीर को हिंसक रूप से कांपते हुए महसूस कर रहा था। वह बात नहीं कर रही थी, रो नहीं रही थी, मुश्किल से तेजी से और अनियमित रूप से सांस ले रही थी। उसकी उंगलियां हताशा से उसकी कमीज से चिपकी हुई थीं। हर मील तय करने के साथ परिदृश्य बदलता गया। गरीब और सूखे खेत हरे और अच्छी तरह से रखे गए खेतों में बदल गए नई और रंगीन बाड़ें। जब उन्होंने अंत में क्षितिज पर हवेली को देखा, तो परी ने एक अविश्वसनीय आह भरी। निर्माण विशाल, राजसी था,
पत्थर के मीनारें आकाश को छूती हुई लग रही थीं। बड़ी खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी से चमक रही थीं और विस्तृत बगीचे हरे और फूलों वाले कालीनों की तरह फैले हुए थे। वीर ने उसके शरीर को और भी कसते हुए महसूस किया जब उसने समझा कि वह उसे कहां ले जा रहा था। भ्रम और सदमा पूरी तरह से उस पर हावी हो रहा था। उन्होंने गढ़े हुए लोहे के फाटकों को पार किया, जहां चौकीदारों ने उसे देखकर गहरी झुककर प्रणाम किया, उसे उसकी उत्कृष्टता कहकर स्पष्ट सम्मान के साथ। परी ने अचानक अपना सिर मोड़ा। उसकी अंबर रंग की आंखें अविश्वास और विश्वासघात जैसी किसी चीज से खुली हुई थीं। वीर ने सफेद संगमरमर की मुख्य सीढ़ी पर घोड़े को रोका, जहां नौकर पहले ही जल्दबाजी में इकट्ठा हो रहे थे, अप्रत्याशित आगमन से सतर्क थे। वह पहले उतरा और फिर परी को उतरने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से हिचकिचाई, उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी पूर्ण अजनबी को देख रही हो। अंत में उसने अनिच्छा से उसकी मदद स्वीकार कर ली। कांपते पैरों से घोड़े से नीचे उतरी, जो मुश्किल से उसे सहारा दे रहे थे। उसकी आंखें महल के प्रभावशाली अग्रभाग, पूरी तरह से रखे गए बगीचों, वर्दी पहने नौकरों पर गईं, उस असंभव वास्तविकता को संसाधित करने की कोशिश कर रही थीं जो उसके सामने खुल रही थी। इससे पहले कि वीर स्पष्टीकरण का एक भी शब्द कह पाता, प्रवेश द्वार के बड़े दरवाजे खुले और 50 के दशक की एक सुरुचिपूर्ण महिला तेजी से सीढ़ियों से नीचे आई। राजमाता देवयानी नेवी ब्लू रेशम की साड़ी पहने हुए थी। उसके भूरे बाल एक निर्दोष जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखें वीर की हरी आंखों के समान गहरे हरे रंग की थीं, जो अपने बेटे को धूल से ढका हुआ एक अज्ञात युवती को एक घिसे हुए सलवार में पकड़े हुए देखकर आश्चर्य से खुली थीं। वीर, क्या हुआ? उसने मां की चिंता और गहरी जिज्ञासा से भरी आवाज में उनके सामने रुकते हुए चिल्लाया। उसने परी को ध्यान से देखा। उसके गालों पर सूखे आंसू, उसकी लाल आंखें, साधारण और घिसा हुआ सलवार जो परिवेश की भव्यता के साथ हिंसक रूप से विपरीत था। वीर ने परी की पीठ पर एक सुरक्षात्मक हाथ रखा, जो संपर्क से सहज रूप से पीछे हट गई, और उसने उस हावभाव को एक छुरा घोंपने जैसा महसूस किया। मां, यह परी ठाकुर बेटी है, वीर ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन दबी हुई भावना से भरा हुआ परी के चेहरे को देखते हुए, जो भ्रम, दर्द और बढ़ती अविश्वास के मिश्रण से उसे देख रही थी। वह युवती जिसके बारे में मैंने तुम्हें लिखा था, मुझे जरूरत थी। मुझे उसे उसके घर में एक भयानक स्थिति से बाहर निकालना पड़ा। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। राजमाता देवयानी एक बुद्धिमान महिला थीं, जो समझ गई थीं कि इस कहानी में उससे कहीं अधिक है, जितना कि उनके बेटे के कुछ शब्द उस पल में प्रकट कर रहे थे। वह एक सौम्य और स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ परी के पास गईं। मातृवत हावभाव में अपने दोनों हाथ बढ़ाए। आपका स्वागत है प्यारी, तुम यहां हमारे साथ सुरक्षित हो। परी ने बढ़े हुए हाथों को देखा, लेकिन उन्हें नहीं लिया। उसने अपनी बाहों को शरीर के किनारों पर गिरा दिया। उसकी निगाहें खोई हुई और दूर थीं। वीर ने उसके चेहरे पर परिलक्षित अविश्वास और सदमे को देखकर अपनी छाती को दर्द से दबता हुआ महसूस किया। वीर ने शासन, श्रीमती जानकी, एक मध्यम आयु वर्ग की मजबूत महिला की ओर इशारा किया, जो सम्मानपूर्वक सीढ़ियों के शीर्ष पर इंतजार कर रही थी। श्रीमती जानकी, कृपया पूर्वी विंग का नीला कमरा तैयार करें और कुमारी परी को आराम से समायोजित करें। उसे एक गर्म स्नान, साफ कपड़े और जो कुछ भी चाहिए उसकी जरूरत होगी। फिर वह परी की ओर मुड़ा, जो उसे उन आंखों से देख रही थी जो अब तबेले के दयालु गोपाल को पहचानती नहीं थीं। परी, कृपया जाओ, आराम करो और खुद को तरोताजा करो। हम 2 घंटे में एक साथ रात का खाना खाएंगे और मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। मैं वादा करता हूं। मुझे पता है कि तुम भ्रमित हो और शायद मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे केवल मुझे सब कुछ समझाने का अवसर देने के लिए कहता हूं। उसकी आवाज में एक भेद्यता थी जो उसने शायद ही कभी दिखाई थी, लगभग एक विनती। परी ने जवाब नहीं दिया, केवल हल्के से सिर हिलाया और श्रीमती जानकी के पीछे चुपचाप चली गई। संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ती हुई एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही परी महल के अंदर गायब हो गई, राजमाता देवयानी ने अपने बेटे की बाह पकड़ी और उसे भूतल पर अपने निजी कार्यालय में ले गईं। उनके पीछे भारी दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अभी समझाओ, युवराज वीर सिंह, उसने दृढ़ लेकिन आरोप न लगाने वाली आवाज में कहा, अपनी बाहें बांधकर और उसे उस मात्र निगाह से देखते हुए जो हमेशा बचपन से ही उससे सच्चाई निकालने में सफल रही थी। क्या हुआ? तुम उस युवती को यहां इतने अचानक क्यों लाए? वीर ने दोनों हाथों को अपने लंबे और अव्यवस्थित बालों पर फेरा, अंत में अपने चेहरे पर थकान और तनाव को उभरने दिया। मैंने उसे बलपूर्वक वहां से बाहर निकाला। मां, उसके पिता
उसकी मां, सबके सामने। तकनीकी रूप से मैंने उसे अगवा कर लिया। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग शर्मिंदा थी। राजमाता देवयानी की आंखें खुली रह गईं। तुमने उस महिला को उसके परिवार के सामने अगवा कर लिया। वीर, भगवान के लिए तुम क्या सोच रहे थे? वीर ने तब सब कुछ बताया कि उसने परी को कैसे जाना और उसके परिवार की क्रूरता के बीच उसकी सच्ची दयालुता के प्यार में पड़ गया। उसने उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बात की, रंजीत सिंह के विशाल कर्ज के बारे में और अंत में उस भयानक दृश्य के बारे में जो उसने उस दोपहर देखा। सेठ बलराम परी को मवेशी की तरह जांच रहा था। पिता सचमुच कर्ज चुकाने के लिए उसे बेच रहा था। उसे बलपूर्वक एक गाड़ी की ओर खींचा जा रहा था। उसने मेरा नाम चिल्लाया। मां, उसने मदद के लिए चिल्लाया। मैं नहीं कर सका। मैं यह देखकर शांत नहीं रह सका। उसकी आवाज अंत में थोड़ी टूट गई। राजमाता देवयानी लंबे समय तक चुप रहीं। जो कुछ उन्होंने सुना था उसे संसाधित कर रही थीं और फिर गहरी आह भरी। सेठ बलराम, उसने स्पष्ट घृणा के साथ बुदबुदाया। मैं उस आदमी को अच्छी तरह से जानती हूं। क्रूर, हिंसक, 3 पत्नियां संदिग्ध परिस्थितियों में मर गईं। तुमने उसे वहां से बाहर निकालकर अच्छा किया मेरे बेटे। वह पास आईं और अपने दोनों हाथों से वीर का चेहरा पकड़ा। उसकी आंखों में देखते हुए, वह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती होगी। 2 घंटे बाद, जब सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और महल सैकड़ों मोमबत्तियों और लालटेनों से जगमगा रहा था, वीर छोटे निजी भोजन कक्ष में घबराकर इंतजार कर रहा था। मेज को 2 लोगों के लिए खूबसूरती से व्यवस्थित किया गया था, जिसमें पॉलिश किए गए कटलरी और चमकदार क्रिस्टल थे। वीर नहा चुका था, शेव कर चुका था और कपड़े बदल चुका था। अब उसने गहरे रंग की पैंट और एक साधारण लेकिन महीन कपड़े की सफेद कमीज पहनी थी। उसके बाल अभी भी नम थे और पीछे कंघी किए हुए थे। वह किसी भी महत्वपूर्ण शाही बातचीत या शाही दर्शकों से पहले जितना घबराया हुआ था, उससे कहीं ज्यादा घबराया हुआ था। जब दरवाजा खुला और श्रीमती जानकी ने परी के आने की घोषणा की, तो वीर तुरंत खड़ा हो गया। उसका दिल बेकाबू हो गया था। परी धीरे धीरे अंदर आई। अब उसने श्रीमती जानकी द्वारा मिले नीले रंग की सादी लेकिन सुंदर सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसके साफ और खुले भूरे बाल उसके कंधों पर लहरों में गिर रहे थे। वह सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा बंद, संयमित रहा और उसने सावधानी से उसकी आंखों से बचा। उन्होंने शुरुआत में एक तनावपूर्ण चुप्पी में रात का खाना खाया। अंत में जब मुख्य व्यंजन हटा दिए गए, तो वीर ने गहरी सांस ली और शुरू किया। परी, मुझे तुम्हें शुरू से ही पूरी सच्चाई बताने की जरूरत है। मेरा नाम गोपाल नहीं है। मैं युवराज वीर सिंह हूं, जयगढ़ का शासक। उसने देखा कि अगर यह संभव था तो उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। मैंने एक गरीब मजदूर का भेष बनाया, क्योंकि मैं स्वार्थी महिलाओं से थक गया था, जो केवल मेरी पदवी और मेरी दौलत चाहती थीं। मैं किसी वास्तविक व्यक्ति को जानना चाहता था, कोई ऐसा जो मुझे आदमी के रूप में देखे, न कि युवराज के रूप में। मैंने अपने सामाजिक नकाब के बिना परिवारों को देखने के लिए भेष में कई संपत्तियों का दौरा किया। जब मैं तुम्हारे घर आया और देखा कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसकी आवाज तेज हो गई। मैंने तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी शांत शक्ति, तुम्हारी शुद्ध आत्मा को देखा। तबेले में हमारी हर बातचीत वास्तविक थी। परी, तुम्हारे लिए मेरे अंदर विकसित हुई हर भावना सच्ची थी। परी ने अंत में उसे देखा और उसकी अंबर रंग की आंखों में आंसू चमक रहे थे, जो क्रोध और दर्द के साथ मिश्रित थे। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वे सभी रातें, वे सभी बातचीतें, तुम वह होने का नाटक कर रहे थे जो तुम नहीं थे। मैं तुम्हारे कहे या किए गए किसी भी बात पर कैसे भरोसा कर सकती हूं? उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। तुमने मुझे जो उपहार दिया, दयालु शब्द, सब कुछ एक प्रयोग का हिस्सा था, एक ऊब ठाकुर के खेल का। वीर अचानक कुर्सी से खड़ा हो गया, मेज के चारों ओर गया और उसकी कुर्सी के पास घुटने टेक दिया। उसके हाथ पकड़ लिए। उसने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें एक सज्जन दृढ़ता के साथ पकड़ लिया। यह कोई खेल नहीं था। परी, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया और महसूस करता हूं, वह मेरे जीवन की सबसे वास्तविक चीज है। हाँ, मैंने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला और मुझे इसका गहरा पछतावा है, लेकिन मेरी भावनाएं, तुम्हारे लिए मेरा सम्मान, मेरा प्यार, वह कभी झूठ नहीं था। परी ने उसके हाथों को देखा जो उसके हाथों को पकड़े हुए थे, और फिर आंसू आखिरकार बह निकले। उसके गालों पर स्वतंत्र रूप से लुढ़क गए। उन्होंने पेंटिंग तोड़ दी। उसने दर्द से टूटी आवाज में फुसफुसाया। मेरी बहनें सुबह मेरे कमरे में आईं। उन्हें वह उपहार मिला जो तुमने मेरे लिए बनाया था, और रिया ने उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। वे मुझ पर हंसे
और मुझे बेकार कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी सुंदर लायक नहीं हूं। सिसकियां उसके नाजुक कंधों को हिलाने लगीं और मेरे अपने माता पिता ने मुझे मवेशी की तरह बेच दिया। वीर, उन्होंने मुझे उस भयानक आदमी को बिना किसी हिचकिचाहट के बेच दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या चाहती थी या महसूस करती थी। वह नफरत जो वे मुझसे करते हैं, मेरे अपने परिवार की नफरत, वह जारी नहीं रख सकी। रोना आखिरकार उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। सालों के दर्द और अस्वीकृति गर्म और कड़वे आंसू में फूट पड़े। वीर ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने उसे कुर्सी से अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों के बीच पूरी तरह से लपेट लिया। परी ने विरोध केवल एक पल के लिए किया, इससे पहले कि वह उसकी छाती के खिलाफ ढह गई, हताशा से रो रही थी, जबकि उसने सालों के दबे हुए दर्द को बाहर निकलने दिया। उसकी मुट्ठियां उसकी कमीज से चिपकी हुई थीं। वीर ने उसे कसकर पकड़ लिया, एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए और दूसरा उसकी पीठ पर दृढ़ था, उसके सिर के ताज के खिलाफ नरम शब्द बुदबुदाते हुए। यह खत्म हो गया है परी, वह सब खत्म हो गया है। तुम यहां मेरे साथ सुरक्षित हो, मैं वादा करता हूं। उसकी आवाज भावना से कर्कश थी। कोई भी तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें नहीं बेचेगा, कोई भी तुम्हारे उपहारों या तुम्हारे सपनों को नहीं तोड़ेगा। तुम अब मेरी सुरक्षा में हो और मैं किसी को भी तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने की अनुमति देने से पहले अपनी जान दे दूंगा। वे लंबे मिनटों तक ऐसे रहे, जब तक कि परी की सिसकियां आखिरकार कम नहीं हुई और कांपती हुई आंखों में बदल गईं। वीर धीरे से इतना दूर हुआ कि वह उसकी सूजी हुई और लाल आंखों में देख सके। अभी भी गिरते हुए आंसू पोंछने के लिए अपने अंगूठे का उपयोग करते हुए, परी, मुझे देखो, उसने धीरे से पूछा। जब आंखें अंत में हरे रंग से मिलीं, तो वीर ने तीव्र भावना से भरी आवाज में जारी रखा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दो ऐसी आत्माएं जो अराजकता के बीच एक दूसरे को पहचान गईं। तुमने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी और महिला ने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने मुझसे ऐसे बात की जैसे किसी और ने नहीं की। तुमने मुझे फिर से इंसान महसूस कराया। उसने उसका एक हाथ लिया और धीरे से उसकी कठोर उंगलियों को चूमा। मुझसे शादी करो परी, दायित्व से नहीं, कृतज्ञता से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करती हो और क्योंकि तुम प्यार और देखभाल की हकदार हो। परी ने उसे लंबे सेकंडों तक देखा, जो एक अनंत काल लगे। उसके चेहरे के हर विवरण को घूरते हुए वे तीव्र हरी आंखें जो हमेशा उसे देखी हुई महसूस कराती थीं, वह दृढ़ थोड़ी, वे होंठ जो अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए उत्तेजना से मुस्कुरा रहे थे। उसने सब कुछ के बारे में सोचा जो हुआ था झूठ, लेकिन सच्चाइयों के बारे में भी, विनम्र गोपाल और बहादुर वीर के बारे में जिसने उसे बचाया था। तुमने आज मुझे बचाया, उसने अंत में फुसफुसाया, न केवल जबरन शादी से, बल्कि अदृश्यता और अस्वीकृति के पूरे जीवन से। तुमने मुझे देखा वीर, तुमने मुझे सुना, तुमने मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराया। और आंसू फिर से बह निकले, लेकिन अब वे अलग थे, हल्के। हाँ, उसने रोने के बावजूद दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि मैंने तबेले में गोपाल से प्यार किया और अब मैं वीर से प्यार करती हूं। वे एक ही व्यक्ति हैं, वही दयालु दिल। एक मुस्कान ने अंत में उसके भीगे हुए चेहरे को रोशन कर दिया। वीर ने शुद्ध राहत और खुशी की हंसी और सिसकी के बीच एक आवाज निकाली, उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और उसे हवा में घुमाया, जिससे वह उस भयानक और अद्भुत रात में पहली बार हंसी। जब उसने उसे फिर से जमीन पर रखा तो उनके चेहरे सेंटीमीटर दूर थे। सांसें मिल रही थीं, दिल उसी तेज गति से धड़क रहे थे। वीर ने अनुमति के लिए चुपचाप उसकी आंखों में देखा और जब परी ने हल्के से सिर हिलाया तो उसने आखिरकार दूरी कम कर दी और उसे चूमा। यह एक धीमा और गहरा चुंबन था, वादों, राहत और प्यार से भरा हुआ होंठ जो धीरे से एक दूसरे को खोज रहे थे और याद कर रहे थे। वीर के हाथ उसके बालों में डूब गए, परी के हाथ उसकी कमीज से चिपक गए और उनके चारों ओर की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब वे अंत में अलग हुए तो दोनों हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी, जो उस शांत और पूर्ण खुशी से रोशन थी जो तभी मौजूद होती है जब कोई ठीक वहीं होता है जहां उसे होना चाहिए। मैं तुम्हें हमारे बाकी जीवन के लिए हर दिन खुश करूंगा, वीर ने उसके होंठों पर वादा किया। मैं वादा करता हूं। राजमाता देवयानी ने रिकॉर्ड समय में युवराज की शादी की तैयारी के लिए आयोजकों, दर्जी, फूल वालों और सज्जाकारों का एक सच्चा आयोग नियुक्त किया। खबर पूरे क्षेत्र में सूखी घास में आग की तरह फैल गई। युवराज वीर सिंह आखिरकार सालों तक दावेदारों को अस्वीकार करने के बाद शादी करेंगे। सुनहरे अक्षरों वाले आयातित कागज पर निमंत्रण क्षेत्र के सभी ठाकुर परिवारों को भेजे गए, जिसमें विडंबना यह है कि ठाकुर परिवार भी शामिल था।
गायत्री ने शानदार लिफाफे को कांपते हाथों से पकड़ा, सुरुचिपूर्ण शब्दों को बार बार पढ़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने अविश्वास से रंजीत सिंह को देखते हुए बुदबुदाया। युवराज बीमार नहीं थे जैसा कि उन्होंने बताया। यह कैसे संभव है कि वह अब इतनी अचानक शादी करने जा रहे हैं? रंजीत सिंह ने एक कठोर हावभाव के साथ निमंत्रण को मेज पर फेंक दिया। उनका चेहरा अधिक जरूरी चिंताओं से कठोर हो गया था। गायत्री, हमारे पास बड़ी समस्याएं हैं। सेठ बलराम ने आज एक और सूचना भेजी है कि वह अब और इंतजार नहीं करेंगे। उनकी आवाज कठोर और निर्णायक थी, जैसे मृत्युदंड। तुम दोनों में से किसी एक को उससे शादी करनी होगी ताकि हमारा कर्ज चुकाया जा सके। गायत्री नाटकीय ढंग से अपनी छाती पर हाथ रखते हुए पीली पड़ गई। मैंने पहले ही कहा है और मैं इसे दोहराती हूं, मैं अपनी बेटियों को उस घिनौने बूढ़े आदमी को नहीं सौंपूंगी। वे युवा और अमीर ठाकुरों के लायक हैं। उसकी आवाज हिंसक हो गई, उसकी आंखें असहाय क्रोध से चमक रही थीं। रंजीत सिंह अचानक कुर्सी से उठे और एक उदास अभिव्यक्ति के साथ अपनी पत्नी के पास गए। तो तुम क्या करने का प्रस्ताव करती हो? मुझे बताओ। साहूकार हमें सब कुछ छीनने आएंगे अगर हम भुगतान नहीं करते हैं। उनकी आवाज पुस्तकालय में बिजली की तरह गूंज उठी। गायत्री लंबे समय तक चुप रही, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हम युवराज की शादी में जाएंगे, उसने अचानक रंजीत सिंह की बाह पकड़ते हुए कहा। वहां पूरे क्षेत्र के सभी अमीर और अविवाहित ठाकुर होंगे। हम रिया और कविता को निर्दोष रूप से तैयार करते हैं और उनमें से किसी एक के लिए एक अमीर पति ढूंढते हैं। उसकी योजना हताश लग रही थी, यहां तक कि खुद के लिए भी, लेकिन यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। रंजीत सिंह ने लंबे सेकंडों तक अपनी पत्नी को देखा, फिर अपनी मुट्ठी से मेज पर इतनी जोर से मारा कि स्याही और कागजात उछल पड़े। ठीक है, हम शादी में जाएंगे और यह आखिरी कार्ड खेलेंगे। लेकिन क्या तुमने अच्छी तरह से सुना जो मैं अब कहने जा रहा हूं? उसने अपनी कांपती उंगली से उसके चेहरे की ओर इशारा किया। अगर वे शादी में एक अमीर पति नहीं ढूंढ पाती हैं तो उनमें से एक अगले हफ्ते सेठ बलराम से शादी करेगी। उनकी आवाज ने चर्चा या भावनात्मक विनती के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। गायत्री ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लार निगलते हुए, यह जानते हुए कि अब कोई रास्ता या बहाना संभव नहीं था। अगले दिनों में उन्होंने रिया और कविता को महंगे कपड़ों और उधार के गहनों पर आखिरी संसाधनों को खर्च करके तैयार किया। शादी का दिन शानदार ढंग से शुरू हुआ। आसमान बादल रहित नीला था और एक शानदार सूरज था जो मिलन को आशीर्वाद देता हुआ लग रहा था। युवराज महल को एक वास्तविक परिकथा में बदल दिया गया था। हजारों सफेद और सुनहरे फूलों ने हर स्तंभ और हर खिड़की को सजाया था। निजी मंदिर चमकदार था। पॉलिश की गई लकड़ी की बेंचों पर लाल मखमल और सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थीं। शानदार गाड़ियां आने लगीं। काउंट, बैरन, मार्क और उनके परिवार निर्दोष रूप से कपड़े पहने हुए थे। ठाकुर परिवार एक उधार की ओर पहले से ही घिसी हुई गाड़ी में आया। रिया और कविता अपने सबसे अच्छे कपड़ों में नीचे उतरी, असाधारण भव्यता पर ईर्ष्या से भरी आंखों से चारों ओर देख रही थीं। जब सभी मेहमान बैठ गए और मंदिर भर गया तो ऑर्केस्ट्रा ने गंभीर शादी का मार्च बजाना शुरू कर दिया। सभी सिर मुख्य प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। ओक के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुले और दुल्हन ने लाल कालीन पर अपना राजसी प्रवेश शुरू किया। उसने एक बिल्कुल चमकदार लहंगा पहना था। शुद्ध सफेद रेशम पर चांदी के धागे की कढ़ाई थी और एक लंबी ट्रेल थी जो आगे बढ़ते ही तैरती थी। एक मोटा फीता घूंघट उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहा था, जिससे किसी भी पहचान को असंभव बना दिया गया था। वेदी पर युवराज वीर सिंह इंतजार कर रहे थे। पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल पूरी तरह से कटे हुए थे। उनकी दाढ़ी मुंड गई थी जिसने उनकी मजबूत ठोड़ी को उजागर किया था और एक निर्दोष औपचारिक वर्दी थी। जब दुल्हन वेदी पर पहुंची तो वीर ने अपना हाथ बढ़ाया जिसे उसने सफेद दस्ताने के माध्यम से कांपती उंगलियों से पकड़ा। पुजारी ने गंभीर आवाज में समारोह शुरू किया जो मंदिर की प्राचीन दीवारों में गूंज उठी। सभी उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब घूंघट उठाया जाएगा और दुल्हन की पहचान प्रकट होगी। वीर एक कदम आगे बढ़ा और कोमल हाथों से धीरे धीरे नाजुक कपड़े को उठाया। परी का चेहरा धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी अंबर रंग की आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक सामूहिक आह मंदिर में गूंज उठी। कोई भी उस साधारण लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सुंदर युवती को नहीं जानता था। लेकिन मंदिर के एक कोने में कविता ने अपनी मां की बाह पर जोर से मारा, जिससे गायत्री ने एक दबी हुई चीख निकाली। मां, पिताजी, ध्यान से देखो कि वह कौन है। कविता ने वेदी की ओर इशारा करते हुए सिसकियां भरी। वह है, वह परी है। हमारी परी वहां दुल्हन के रूप में सजी है। गायत्री और रंजीत सिंह
इतनी तेजी से सिर मुड़ाए कि उन्होंने लगभग अपनी गर्दन को चोट पहुंचा दी, उस बेटी को पहचानते हुए जिसे उन्होंने बेच दिया था। और युवराज, उसे बिना दाढ़ी और छोटे बालों के देखो, वह गोपाल है। कविता कामपति रही। युवराज वीर वह गोपाल था जो हमारे अस्तबल में काम करता था। गरीब मजदूर क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी था। मुझे पता था कि उसका चेहरा मुझे परिचित लगता है। रहस्योद्घाटन उन पर टन ईंटों की तरह गिरा। समझ के वजन से उन्हें कुचल दिया। रंजीत सिंह पीला पड़ गया, लेकिन प्रपोट का मनी कैरा मानतर, उसका चेहरा सफेद से लाल और फिर बैंगनी हो गया, जबकि वह असंभव जानकारी को संसाधित कर रहा था। परिणामों के बारे में सोचे बिना वह अचानक शोर मचाते हुए खड़ा हो गया और वेदी की ओर दालान में आगे बढ़ने लगा। श्रीमान युवराज, आपकी उत्कृष्टता, उन्होंने बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया, जिससे ऑर्केस्ट्रा रुक गया और सभी मेहमान भयभीत होकर मुड़ गए। आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप कौन थे? आपके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाता। एक गलतफहमी हुई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अभिव्यक्ति दयनीय निकली। और मेरी बेटी के साथ शादी के संबंध में मैंने औपचारिक रूप से इस मिलन को अधिकृत नहीं किया। उसकी आवाज युवराज के चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति को देखकर धीमी हो गई, जो धीरे धीरे उसे सामना करने के लिए मुड़ा। वीर ने रंजीत सिंह को इतनी ठंडक और अवमानना से देखा कि उस आदमी को पीछे हटना पड़ा। श्री रंजीत सिंह, आपने परी के जीवन पर राय देने का कोई भी अधिकार उसी क्षण खो दिया जब आपने उसे अपने शर्मनाक कर्ज चुकाने के लिए मवेशी की तरह बेच दिया, वीर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वह पूरे मंदिर में फैल गई। उस क्षण जब आपने उसे 19 साल तक दुर्व्यवहार, अपमानित और अस्वीकृत होने दिया। सदमे की फुसफुसाहट मेहमानों के बीच गूंज उठी। जहां तक आपके प्राधिकरण की बात है, यह न तो आवश्यक है और न ही वांछित। परी वयस्क है और वह अपने फैसले खुद लेती है। 4 गार्ड चुपचाप पास आए। तुरंत पीछे हट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें बलपूर्वक इस संपत्ति से बाहर निकालने का आदेश दूं। तुम्हारे पास इन जमीनों को छोड़ने के लिए 5 मिनट हैं। रंजीत सिंह ने विरोध करने की कोशिश की। उसका मुंह पानी से बाहर मछली की तरह खुल रहा था और बंद हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाता, 4 वर्दीधारी गार्ड उसके पीछे खड़े हो गए। कृपया मालिक, हमारे साथ आइए, एक ने विनम्र दृढ़ता से कहा। कोई इनकार की अनुमति नहीं दी। रंजीत सिंह को गायत्री, रिया, कविता और विक्रम के साथ वापस ले जाया गया। सभी क्षेत्र के पूरे अभिजात वर्ग की निर्णायक निगाहों के तहत शर्म से मर रहे थे और उन्हें शादी से बाहर निकाल दिया गया। पुजारी ने एक आवाज के साथ समारोह जारी रखा, जिसने गंभीरता बनाए रखने की कोशिश की। युवराज वीर सिंह, क्या आप परी ठाकुर बेटी को अपनी वैध पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, उससे प्यार करने और उसका सम्मान करने के लिए जब तक कि मृत्यु आपको अलग न कर दे? वीर ने परी की अंबर रंग की आंखों में गहराई से देखा। एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, उसने दृढ़ और स्पष्ट आवाज में जवाब दिया। परी ठाकुर बेटी, क्या आप युवराज वीर सिंह को अपना वैध पति स्वीकार करती हैं? परी ने आंसू के बीच मुस्कुराई, वीर के हाथों को कसकर दबाया। हाँ, मैं स्वीकार करती हूं, उसने पूर्ण निश्चितता के साथ जवाब दिया। तो मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूं, पुजारी ने घोषणा की। आप दुल्हन को चूम सकते हैं। वीर ने परी को अपनी बाहों में खींचा और सबके सामने उसे गहराई से चूमा, यह दिखाते हुए कि उसे हमेशा के लिए प्यार किया जाता है, चाहा जाता है और चुना जाता है। रिसेप्शन महल के विशाल बगीचों में आयोजित किया गया था। सफेद रेशम के टेंट के नीचे जो हजारों सुगंधित फूलों से सजाए गए थे, महीन लिनन के मेजों पर विदेशी खाद्य पदार्थ, दुर्लभ शराब और 6 मंजिला विस्तृत केक भरे हुए थे। एक ऑर्केस्ट्रा ने अलेग्र वॉल्सेस बजाया, जबकि मेहमान नाच रहे थे, हंस रहे थे और नवविवाहित जोड़े के लिए टोस्ट कर रहे थे। वीर ने परी का हाथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, गर्व से उसे हर काउंट, मार्क और बैरन से पेश करते हुए, मेरी पत्नी युवराजनी परी सिंह के रूप में। वह शानदार थी। उसका चेहरा एक ऐसी शुद्ध खुशी से रोशन था कि सबसे निंदक ठाकुरों को भी उनका दिल गर्म महसूस हुआ। राजमाता देवयानी ने अपनी बहू को लंबे समय तक गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, परिवार में आपका स्वागत है मेरी प्यारी बेटी, तुमने मेरे बेटे की आंखों में जीवन वापस ला दिया है। परी फिर से रोई, इस बार एक सच्ची मां की बाहों में पहली बार वास्तविक मातृ स्नेह महसूस कर रही थी। ठाकुर परिवार को बाहर निकाला गया, जैसा कि वादा किया गया था, और वापस आने वाली शांत गाड़ी में रंजीत सिंह ने अंत में अपनी बेटियों को देखते हुए अपरिहार्य को मौखिक रूप दिया। तुम दोनों में से किसी एक को अगले हफ्ते सेठ बलराम से शादी करनी होगी।
जब आखिरकार महल पर रात छा गई और तीव्र उत्सव के घंटों के बाद आखिरी मेहमान चले गए तो वीर ने परी को मोमबत्तियों से जगमगाते गलियारों से हाथ पकड़कर मुख्य स्वीट तक पहुंचाया। नक्काशीदार सागौन का दरवाजा खुला, जिससे सोने और हाथी दांत के रंगों में सजाया गया एक विशाल कमरा प्रकट हुआ। रेशम की चंदवा के साथ एक विशाल बिस्तर, नरम फारसी कालीन, क्रिस्टल फूलदानों में ताजे फूल और एक जलती हुई चिमनी जिसने माहौल को गर्म और आरामदायक रोशनी से भर दिया। परी प्रवेश द्वार पर रुक गई। अभी भी यह सब संसाधित कर रही थी कि यह सब वास्तविक था कि उसने वास्तव में वीर से शादी कर ली थी, कि वह अब युवराजनी थी और वह महल उसका घर था। वीर ने धीरे से उसे अंदर खींचा, उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और अंत में वे पहली बार पति और पत्नी के रूप में पूरी तरह से अकेले थे। क्या तुम डरी हुई हो? उसने धीरे से पूछा, कोमल उंगलियों से उसके चेहरे को सहलाते हुए। परी ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए। नहीं नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं। फिर उसने उसे फिर से चूमा, इस बार और गहराई से, और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे बिस्तर तक ले गया जहां वे प्यार की अपनी पहली रात बिताएंगे। अंत में न केवल आत्मा में बल्कि शरीर में भी एकजुट, खुद को हमेशा के लिए एक दूसरे से संबंधित होने का वादा सील करते हुए, जो उन्होंने भगवान और पुरुषों के सामने किया था। 6 महीने उस जादुई शादी के दिन से बीत चुके थे और सूरज क्षितिज में डूबना शुरू हो गया था। आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था। परी नरम और सुनहरी रेत पर बैठी थी। उसके नंगे पैर को नरम लहरों द्वारा सहलाया जा रहा था जो आ जा रही थीं। उसने एक हल्का सफेद सूती सलवार पहना था जो समुद्री हवा के साथ तैर रहा था और उसके 4 महीने के गर्भावस्था के पहले से ही गोलपेट को धीरे से सहला रहा था। वीर उसके पीछे बैठा था, अपनी सुरक्षात्मक बाहों से उसे घेरे हुए था। उसकी ठोड़ी उसके कंधे पर टिकी हुई थी, जबकि वे दोनों उस समुद्र को शांत श्रद्धा में देख रहे थे जिसे वह जीवन भर जानने का सपना देखती थी। तुम मुझे समुद्र तक ले आए, परी ने भावना से टूटी आवाज में फुसफुसाया। खुशी के आंसू उसकी अंबर रंग की आंखों में चमक रहे थे, जबकि उसने अनंत लहरों को देखा जो जहां तक आंख देख सकती थी फैली हुई थी। वीर ने धीरे से उसकी गर्दन के किनारे को चूमा, उसे अपनी छाती के खिलाफ थोड़ा और दबाया। उसके पेट को न दबाने के लिए सावधान रहा जहां उनका बच्चा बढ़ रहा था। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें लाऊंगा, है ना? और मैं हमेशा तुम्हारे साथ अपने वादों को पूरा करता हूं। उसकी आवाज गहरी भावना से कर्कश थी, जबकि उसका एक हाथ गोल पेट को सहलाने के लिए नीचे चला गया। तुमने मुझे बचाया परी, तुमने मुझे पाखंड और खालीपन के जीवन से बचाया, प्यार के बिना व्यवस्थित विवाहों से, कभी नहीं जानने से कि वास्तव में प्यार क्या होता है। उसने धीरे से उसके चेहरे को मोड़कर उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे दुनिया के सभी शब्दों से कहीं ज्यादा प्यार करता हूं, मेरी सभी दौलत से कहीं ज्यादा। परी ने आंसू के बीच मुस्कुराई, अपना हाथ उसके हाथ पर रखा जो उसके पेट पर टिका था। और मैं तुमसे प्यार करती हूं वीर, तुमने मुझे वह सब कुछ दिया जो मेरे पास कभी नहीं था। प्यार, सम्मान, गरिमा, एक सच्चा परिवार, और अब यह हमारा बच्चा। मैंने किशन से कुछ बातें सुनी। वीर ने कुछ मिनटों के चिंतनशील चुप्पी के बाद टिप्पणी की। वह तुम्हारे पिता के 9 घोड़ों को खरीदने के लिए ठाकुर की संपत्ति तक गया था। वह उन जानवरों को वहां नहीं छोड़ सकता था। परी ने सिर हिलाया, उन परेशान घोड़ों को याद करते हुए जिनकी वीर ने इतने स्नेह से देखभाल की थी। वे अब हमारे अस्तबलों में हैं, अच्छी तरह से खिलाए गए, स्वस्थ और खुश हैं। वीर ने जारी रखने से पहले गहरी सांस ली। किशन ने मुझे यह भी बताया कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। उसकी आवाज में हिचकिचाहट स्पष्ट थी। कविता ने हमारी शादी के 3 हफ्ते बाद सेठ बलराम से शादी कर ली। उसकी आवाज तटस्थ थी, लेकिन परी ने उसके शरीर में एक हल्का कंपन महसूस किया। वीर ने उसे और कसकर गले लगाया, उसे सांत्वना दी, यह जानते हुए भी कि उन खबरों ने उसे उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं किया। किशन ने मुझे यह भी बताया कि सेठ बलराम उसके साथ एक संपत्ति की तरह व्यवहार करता है, जैसा कि इतने क्रूर स्वभाव के आदमी से उम्मीद की जा सकती है। उसने एक विराम लिया। विक्रम को 2 महीने पहले जुए के कर्ज के कारण गिरफ्तार किया गया था, जिसे वह चुका नहीं सका, और एक सराय में उसका सामना करने वाले एक साहूकार पर शारीरिक हमला करने के खा लिए। परी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, बिना उदासी या खुशी के जानकारी को संसाधित करते हुए, केवल एक प्रकार की दूर की खालीपन। और रिया? उसने पूछा। हालांकि वह पहले ही जवाब जानती थी। रिया अब अपने ही घर में एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है, वीर ने जवाब दिया। विक्रम जेल में, कविता विवाहित और सारी दौलत साहूकारों के सामने खो जाने के कारण उसके पास अपनी मां के लिए घर साफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
जीवन की विडंबना कभी कभी क्रूर होती है। परी लंबे मिनटों तक चुप रही, केवल लहरों के रेत पर टूटने की लयबद्ध आवाज सुन रही थी और वीर के शरीर की गर्मी को महसूस कर रही थी जो उसे सुरक्षा के साथ घेर रही थी। मुझे उनके लिए कुछ महसूस करना चाहिए, दया, क्रोध, संतुष्टि, कोई भावना, उसने अंत में धीमी और विचारशील आवाज में बुदबुदाया। लेकिन जब आप मुझे सब कुछ बताते हैं तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, एक पूर्ण खालीपन जहां भावना होनी चाहिए। उसने थोड़ा सा मुड़कर वीर की आंखों में देखा। मैं उन्हें परिवार के रूप में नहीं देखती वीर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और न ही मैं उन्हें कभी देखूंगी। भले ही हम खून साझा करते हों, परिवार वह नहीं है जो आपको जीवन देता है और फिर 19 साल तक आपकी अस्तित्व न होने की कामना करता है। उसकी आवाज और दृढ़ और आत्मविश्वासपूर्ण हो गई। परिवार वह है जो आपको हर दिन प्यार करने के लिए चुनता है, जो आपको यह महसूस कराता है कि आप मायने रखती हैं, कि आप देखी जाती हैं और मूल्यवान हैं। मेरा परिवार अब मेरे बगल में है। परी ने अपना हाथ वीर के हाथ पर रखा जो उसके पेट पर टिका था। तुम, वीर, जिसने मुझे अदृश्यता और दर्द के जीवन से बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया, जिसने मुझे सिखाया कि वास्तव में प्यार क्या होता है और केवल सहन नहीं किया जाता है। उसके आंसू अब स्वतंत्र रूप से बह रहे थे, समुद्री हवा से गुलाबी उसके गालों को गीला कर रहे थे। हमारा बच्चा यहाँ मेरे पेट में है, जिससे मैं पहले से ही दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। भले ही मैंने अभी तक उसका छोटा चेहरा नहीं देखा है। उसने आंसू के बीच मुस्कुराई। और राजमाता देवयानी, जिसने मुझे बिना जाने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया, जो मुझे वास्तविक स्नेह और सच्चे गर्व के साथ बेटी की तरह व्यवहार करती है। वीर ने उन गहरे सत्य और शुद्ध भावना से भरे शब्दों को सुनकर अपनी आंखें आंसुओं से भरते हुए महसूस किया। तुम सबसे मजबूत महिला हो जिसे मैं जानता हूं, वीर ने कांपती आवाज में कहा, परी को अपनी बाहों में पूरी तरह से घुमाते हुए, ताकि वे रेत पर बैठे आमने सामने हों। तुमने इतना दुख, इतनी अस्वीकृति और क्रूरता सहन की और फिर भी तुम्हारा दिल शुद्ध, सौम्य और प्यार करने में सक्षम रहा। उसने अपने हाथों से उसके चेहरे को अनंत कोमलता से पकड़ा। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है परी। तुमने मुझे सिखाया कि पदवी और दौलत कुछ भी मायने नहीं रखते अगर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ जीवन को ईमानदारी से साझा किया जा सके। उनके माथे छू गए, सांसें मिल गईं। मैं अपने बाकी जीवन का हर दिन तुम्हें खुश करने का वादा करता हूं, तुम्हें यह दिखाने का वादा करता हूं कि तुम कितनी कीमती और प्रिय हो। उसने अपना हाथ उसके पेट पर अपने हाथ के बगल में रखा। मैं वादा करता हूं कि हमारा बच्चा यह जानते हुए बड़ा होगा कि वह अपने जीवन के हर दिन वांछित, प्रिय और मूल्यवान है। परी ने आंसू के बीच मुस्कुराई और वीर को एक गहरे और भावुक चुंबन के लिए खींचा, जबकि समुद्र की लहरें उनके पैरों को सहला रही थीं और सूरज सुनहरे क्षितिज में शानदार ढंग से डूब रहा था। जब वे अंत में अलग हुए तो दोनों उस शांत और पूर्ण खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे जो तभी मौजूद होती है जब कोई ठीक वहीं होता है जहां उसे होना चाहिए। मुझे समुद्र तक लाने के लिए धन्यवाद, उसने उसके होंठों के खिलाफ फुसफुसाया। मुझे उस जीवन से बचाने के लिए धन्यवाद, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। वीर ने भक्ति के साथ उसका माथा चूमा। मुझे तुमसे प्यार करने देने के लिए धन्यवाद, इस गरीब मजदूर के वेश में युवराज को स्वीकार करने के लिए जो तुमसे मिले सबसे असाधारण महिला के प्यार में पागल हो गया। वे वहीं बैठे रहे, रेत पर गले लगे हुए, सूरज को पूरी तरह से गायब होते हुए देख रहे थे, जबकि पहले तारे अंधेरे आकाश में चमकना शुरू हो गए थे। दो दिल जो अराजकता के बीच मिले और एक साथ सच्चे प्यार का भविष्य बनाने का फैसला किया। वे समुद्र तट पर तब तक रहे जब तक कि पूर्णिमा तारों से भरे आकाश में शानदार ढंग से दिखाई नहीं दी, लहरों को चांदी और जादुई रोशनी से रोशन कर रही थी। वीर ने परी को सावधानी से खड़े होने में मदद की, उसके कपड़े से रेत साफ की और उन्होंने धीरे धीरे समुद्र के किनारे हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया, गीली रेत में निशान छोड़ते हुए जिसे लहरें धीरे से मिटा रही थीं। जब वे अंत में पास के रास्ते पर उनका इंतजार कर रही गाड़ी तक लौटे तो परी ने चंद्रमा की रोशनी में समुद्र के उस दृश्य को अपनी याद में अंकित करने के लिए आखिरी बार पीछे देखा। असंभव सपना जो सच हो गया था, उस आदमी के लिए धन्यवाद जो उसके बगल में चल रहा था, हर असंभवता को संभावना में बदल रहा था। वीर ने उसकी निगाह देखी और उसके कान में फुसफुसाया, हम हर बार वापस आएंगे जब तुम चाहोगी मेरा प्यार। समुद्र हमेशा यहां तुम्हारा इंतजार करता रहेगा, जैसे मैं हमेशा रहूंगा। परी ने मुस्कुराई, अपना हाथ अपने पेट पर रखा जहां उसका बच्चा सुरक्षित और प्रिय बढ़ रहा था, और उसके दिल में एक गहरी शांति भर गई। दर्द का अतीत पीछे छूट गया था, समय की रेत में दफन हो गया था। भविष्य उनके सामने शानदार ढंग से चमक रहा था, सच्चे प्यार, सच्चे परिवार और योग्य खुशी का भविष्य। और जब गाड़ी उन्हें महल,
जो अब उनका सच्चा घर था, वापस ले जा रही थी। परी को पूर्ण निश्चितता के साथ पता चला कि उसने आखिरकार दुनिया में अपनी जगह पा ली थी, उस आदमी की बाहों में जो उसे बिना शर्त प्यार करता था। अगर आप इस कहानी के अंत तक पहुंचे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि परी और वीर की यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। हर दिल जो इस जीत, सच्चे प्यार और फिर से शुरुआत की कहानी से जुड़ता है, हमारे लिए एक उपहार है। परी हमें सिखाती है कि देखे जाने, मूल्यवान होने और प्यार किए जाने में कभी देर नहीं होती, जैसा हम हकदार हैं। वह हमें दिखाती है कि भले ही हमारे अपने परिवार द्वारा हमें बेकार समझा जाए, हम सम्मान के साथ उठ सकते हैं जब हमें वह मिलता है जो वास्तव में हमारे मूल्य को देखता है। और वीर हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार पदवी, संपत्ति या सामाजिक पद नहीं देखता है। यह दिल, आत्मा, हम कौन हैं, इसका शुद्ध सार देखता है। वह हमें दिखाता है कि कभी कभी हमें अपने नकाब और वेशभूषा को हटाने की जरूरत होती है ताकि हम उसे ढूंढ सकें जो हमें हमारे अंदर की सच्चाई के लिए प्यार करता है। यह उस जीवन भर अदृश्य रहने के बाद देखे जाने की कहानी है कि एक अस्वीकृत आत्मा कैसे फल फूल सकती है जब उसे आखिरकार वह प्यार मिलता है जिसकी वह हमेशा हकदार थी। यह इस बारे में है कि सच्चा प्यार सही नृत्यों या रेशमी कपड़ों में नहीं, बल्कि विनम्र अस्तबलों में, चंद्रमा के नीचे ईमानदार बातचीत में और देखभाल के साथ हाथ से नक्काशीदार उपहारों में दिखाई देता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप प्यार, भावना, जीत और आत्मा को गर्म करने वाले अंत से भरी हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपना लाइक छोड़ें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह विश्वास करने की जरूरत है कि वह वास्तव में प्यार किए जाने का हकदार है। अगली कहानी तक